I think human consciousness was a tragic misstep in evolution. We became too self-aware. Nature created an aspect of nature separate from itself. We are creatures that should not exist by natural law. That sounds god fucking awful, Rush. We are things that labor under the illusion of having a self. This accretion of sensory experience and feeling. Programmed with total assurance that we are each somebody. When in fact, everybody's nobody. I wouldn't go around spouting that shit I was you. People around here don't think that way. I don't think that way. I think the Hello and welcome everyone to the third episode of the Heidegger series. Heidegger series के तीसरे एपिसोड में खुशामदीद। अब आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको शुरू में ये क्लिप क्यों दिखाया। हो सकता है कि ये क्लिप आपने पहले देखा हो। ये बड़ा मशहूर क्लिप है जो कि मैंने ट्रू डिटेक्टिव के सीज़न 1 के पहले एपिसोड से लिया है, जिसके अंदर जो आपका मेन कैरेक्टर डिटेक्टिव रस्ट कोल है ना, वो अपने पार्टनर मार्टी को ना अपने वर्ल्ड व्यू के बारे में बता रहा है। तो ये बड़ा मशहूर क्लिप है और उसके अंदर जो ये कॉन्शियसनेस के बारे में बात करता है ना, हम इस वाले कॉन्सेप्ट को ना इस एपिसोड के अंदर एक हाइडेगेरियन लेंस से एनालाइज करेंगे। तो इससे पहले कि हम रस्ट की इस बात को एनालाइज करें ना, मैं चाहता हूँ कि हम ना कुछ टर्म्स के मीनिंग्स को क्लैरिफाई कर लें, ताकि ना हम उनको इस कॉन्टेक्स्ट में रस्ट ने उनको इस्तेमाल किया ना, उसके लिहाज से समझ सकें। तो रस्ट ने यहाँ पे बात की है ह्यूमन कॉन्शियसनेस की। तो ये जो टर्म है ना कॉन्शियसनेस, इसकी बहुत सारी डिफरेंट कॉनोटेशन हैं, लेकिन जिस लिहाज से रस्ट ने इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया है ना, इसका मतलब है सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी कि सेल्फ की अवेयरनेस। आप इसको इस तरीके से इमेजिन करें कि जैसे आप डिफरेंट तजुर्बात में से गुजरते हैं और हर वक्त आपकी अवेयरनेस में ना डिफरेंट तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, आप डिफरेंट चेंजेस सफ़र कर रहे होते हैं। यानी कि आपकी अवेयरनेस में ना डिफरेंट एहसासात, ठीक है, डिफरेंट फीलिंग्स, इमोशंस, क्वालिया, कलर्स, साउंड्स, मेलोडीज़, टेक्सचर्स, ये सब चीज़ें जो है ना आप फील कर रहे होते हैं। लेकिन इन सब चेंजेस के बावजूद भी ना आप ये फील करते हैं कि इसके पीछे ना एक सेल्फ एग्जिस्ट करता है, कि जो कि ना अपनी आइडेंटिटी को ना एक स्टेबल तरीके से ना मेंटेन कर रहा होता है। यानी कि इन सारे के सारे तजुर्बात के पीछे ना एक कॉन्टीन्यूटी एग्जिस्ट करती है, जिसे आप अपना सेल्फ कहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ना इस क्लिप में रस्ट की उस बात पे फोकस करें कि जिसमें ना रस्ट कह रहा होता है कि जो एक सेल्फ कॉन्शियसनेस है ना, वो ना सिर्फ एक इल्यूजरी चीज़ है, मतलब जितना हम उसको स्टेबल समझते हैं ना, शायद वो उतना स्टेबल नहीं है। ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट भी करता है ना, तो वो उस तरह से ना एक ठोस अंदाज के अंदर ना एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का गैप नहीं बनाता। यानी कि उसके मुताबिक ना जो एक स्टेबल सेंस हमें मिलता है ना कंटिन्यूटी का, कि हम जो है ना सब्जेक्ट्स हैं कि जो कि ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं दुनिया के अंदर, उनकी रिप्रेजेंटेशंस बना रहे हैं, और जो हमारी इंटेलिजेंस है वो बेसिकली उन रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर लॉजिकल रीजनिंग, एनालिसिस और थिंकिंग करने का नाम है। इस वाले व्यू को ना हमने थोड़ा सा क्रिटिक करना है। तो इससे पहले कि हम रस के इस कोट को ना डीप जाके अंडरस्टैंड करें, मैंने आपको पिछले वाले एपिसोड के अंदर ना बताया था कि मैं इस वाले एपिसोड में फाइनली आपको हाइडेगेरियन कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो पिछले वाले एपिसोड के अंदर ना हमने कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स पेश किए कि जिनको इस्तेमाल करके ना मैंने जो एक सिंबॉलिक एआई का प्रोग्राम है ना उसको क्रिटिक किया। तो यहाँ पे मैं उन आर्ग्यूमेंट्स को रिपीट तो नहीं करना चाहता, बस मैं चाहता हूँ कि ना आपको एक एहसास हो कि जो हमारी फ़िलोसॉफिकल एजम्पशंस थी ना, जिनकी बेस के ऊपर हमने एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्प्लिट बनाया, हमने एक मीडिएशनल पिक्चर बनाई, हमने दुनिया को एज अ लिस्ट ऑफ फैक्ट्स कंसिडर किया, और हमने इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को कंसेप्चुअलाइज़ किया कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी के अंदर सब्जेक्टिविटी के अलावा दुनिया जो है उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं कि जो कि अपनी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू डिफाइन हो सकते हैं। तो ये बेसिकली ना एक ऐसा व्यू है कि जिसको जब आप फॉर्मलाइज़ करते हैं ना और आप उसके ऊपर सिंबॉलिक एआई बनाते हैं, तो वो ना कुछ लिमिटेशंस को फेस करती है। तो इस वाले एपिसोड के अंदर मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ एक बात को याद रखें कि जो एक 4 स्टेप मॉडल था ना इंटेलिजेंस का, कि इंटेलिजेंस स्टार्ट होती है परसेप्शन से, फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशंस बनती हैं, और जो आपकी इंटेलिजेंस या थिंकिंग है ना वो 3rd स्टेप के अंदर आती है। यानी कि जो सिंबॉलिक प्रोसेसिंग है ना उन रिप्रेजेंटेशंस की, जो एक लॉजिकल एनालिसिस है और रीजनिंग है, वहाँ पे इंटेलिजेंस आती है। तो उसको जो है ना हमने यहाँ पे क्रिटिक करना है कि बेसिकली हम यहाँ पे आर्ग्यू करेंगे कि जिस तरीके से दुनिया आपके लिए प्राइमॉर्डियली शो अप करती है ना, यानी कि जो मैंने आपको समझाया था कि दुनिया के अंदर जो रेलिवेंट और इरेलीवेंट फैक्टर्स होते हैं, वो एक तरह से ना आपकी परसेप्शन को स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं। आपकी परसेप्शन के पीछे जो एक अनकॉन्शियस प्रोसेस चल रहा है ना, कि जो कि दुनिया को उभार के आपके सामने लेके आ रहा है, उसके अंदर जो आपके नीड्स, पर्पसेस, गोल्स के मुताबिक जो चीज़ें हैं जो कि आपके लिए रेलिवेंट साबित हो सकती हैं, एक तरह से वो आपकी परसेप्शन के अंदर सेलियंट होती हैं, और जो चीज़ें होती हैं जो आपके लिए इरेलीवेंट होती हैं वो बैकग्राउंड में होती हैं। और जिस तरीके से आप एक्ट कर रहे होते हैं, तो आप एक डायनामिक सेंसरी मोटर लूप के अंदर एक चेंजिंग इन्वायरमेंट को फेस कर रहे होते हैं, जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आपके लिए वो उभर के आपके सामने आ रही होती हैं। आप एक तरह से ना एक इंटरेक्शनल प्रोसेस के थ्रू ना एक डायनामिक तरीके से ना एक्टिवली स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं अपनी परसेप्शन को।
और ये जो उसमें इंटेलिजेंस होती है ना, वो एक तरह से उस कोजिटो की तरफ से नहीं आई होती, यानी कि वो कॉन्शियसली प्रोसेस नहीं हो रही होती, बल्कि एक अनकॉन्शियस अंदाज के अंदर ना बैकग्राउंड में ऑपरेट कर रही होती है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट होती है ना कि जो आपकी हायर ऑर्डर रीजनिंग है ना, जो कि रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू काम करती है, तो उसको ना दुनिया को रिप्रेजेंट करवाने के लिए ना सबसे पहले इस प्रोसेस की ज़रूरत होती है। यानी कि यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन को क्रिटिक तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप ज्यूम करें ना कि जो हायर ऑर्डर रीजनिंग है वो वाकई रिप्रेजेंटेशन के थ्रू काम कर रही है, तो रिप्रेजेंटेशंस बनाना भी जो है ना एक एस्पेक्चुअल प्रोसेस है। यानी कि ना आपको असल रियलिटी के ना कुछ एस्पेक्ट्स को लेके ना उनको रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना होता है। आप उनको उनकी टोटलिटी में नहीं समझ सकते। तो वो जो रिप्रेजेंटेशंस होती हैं ना, वो हमेशा क्योंकि एस्पेक्चुअल होती हैं, और जो एस्पेक्चुअलिटी है वो डिपेंड करती है कि क्या चीज़ें आपके लिए रेलिवेंट हैं, और जो चीज़ें रेलिवेंट हैं वो आपके लिए आपकी परसेप्शन स्ट्रक्चर करनी होती हैं। आप एक न्यूट्रल वे में दुनिया को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि जो टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स है ना वो इन्फिनिट है। तो वो जो टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स को एक रेलिवेंट अंदाज में स्ट्रक्चर करना है ना, वो आपकी परसेप्शन का काम है। तो एक तरह से जो ऊपर सारा का सारा स्टैक बना हुआ है ना आपकी हायर ऑर्डर रीजनिंग तक, वो उस परसेप्चुअल फैकल्टी के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बगैर वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो वो जो एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है ना कि जो कि आपकी परसेप्शन को स्ट्रक्चर कर रहा है, वो असल में ना ग्राउंड ऑफ इंटेलिजेंस है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है जॉन वर्बेकी। उन्होंने ना यूट्यूब पे एक सीरीज़ बनाई हुई है, इसका नाम है अवेकनिंग फ्रॉम द मीनिंग क्राइसिस, जिसके अंदर ना वो ये जो रेलिवेंस रियलाइजेशन का प्रोसेस है ना, इसके बारे में ना एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स देते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम एपिसोड 25 टू 31। जो टोटल सीरीज़ है ना वो 50 एपिसोड्स के ऊपर बेस्ड है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ है। तो हम इस एपिसोड के अंदर ना इस वाली चीज़ के बारे में बात करेंगे कि ये जो एक मोड ऑफ एक्सेस है ना आपकी परसेप्शन का, कि जिसके थ्रू ना दुनिया आपको एज ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रही होती है, और हर ऑब्जेक्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये सिर्फ एक मोड ऑफ एक्सेस है, मतलब कि आपकी परसेप्शन के पास ना एक डिफरेंट तरीका भी है दुनिया को स्ट्रक्चर करने का। तो जो आपका एक साइंटिफिक मेथड है ना, वो बेसिकली डिमांड करता है कि उसको ना इस तरह की एंटिटीज़ प्रेजेंट की जाएँ, मतलब कि आप अपने परसेप्शन के थ्रू जो दुनिया को ऑब्जर्व करेंगे ना, आप चीज़ों को मेजर करेंगे, क्वान्टिफाई करेंगे, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो आपके लिए एक सॉलिड तरीके से ना, एक स्टेबल तरीके से, इस तरीके से शो अप होने चाहिए कि आप उनको ना कंसेप्चुअलाइज कर सकें, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जो है ना वन बाय वन लिस्ट डाउन कर सकें, उनको प्रोपोजिशंस में कन्वर्ट कर सकें। उसके बाद आप साइंटिफिक मेथड अप्लाई करते हैं। लेकिन इसके अंदर ना मैं आपसे आर्ग्यू करूँगा कि ना ये सिर्फ एक तरीका है दुनिया को देखने का, मतलब कि मैं ख्याली तौर पर बात नहीं कर रहा। जो आपकी परसेप्शन है ना, वो लिटरली ना कुछ ऐसी सिचुएशंस के अंदर ना दुनिया आपको एक डिफरेंट तरीके से दिखाती है। लेकिन क्योंकि जब हम एनालिसिस करते हैं ना, हम थिंकिंग करते हैं या फिर हम एक रैशनल डिस्कोर्स में जाते हैं, तो उस टाइम पे ना हम एक तरह से ना एक ऐसे मोड ऑफ एक्सेस के अंदर होते हैं कि जो कि दुनिया को ना एक स्टेबल, वेल डिफाइंड और कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट वे में ना समझने की कोशिश करती है। जो एक साइकोलॉजिस्ट है ना, उनका नाम है इयन मैकगिलक्रिस्ट। उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, एक का नाम है मास्टर एंड एमिसरी, और दूसरी किताब का नाम है द मैटर विद थिंग्स। तो इन दोनों किताबों में उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो आपका ब्रेन है ना, उसके 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं, एक है लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, और इन दोनों के डिफरेंट फंक्शनल रोल्स हैं। तो जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है ना, वो एक तरह से ना रियलिटी के फ्लक्स को कार्व अप करके ना उसके अंदर से स्टेबल, कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट और ना मैनिपुलेटेबल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स निकालता है। ठीक है, उसका काम ही सिर्फ ये है कि वो फ्लक्स को तोड़ के ना उसके अंदर से स्टैटिक किस्म की ना रिप्रेजेंटेशंस को बाहर निकाले। जिस तरीके से हम साइंटिफिक वे के अंदर ऑब्जेक्ट्स को एज अ लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ कंसिडर करते हैं ना, तो ये जो आउटपुट है ना, ये आपको लेफ्ट हेमिस्फीयर दे रहा होता है। लेकिन जो राइट हेमिस्फीयर है ना आपका, वो एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ना दुनिया को अटेंड करता है। ठीक है, अटेंशन के मैकेनिज्म के अंदर फ़र्क है यहाँ पे कि जो आपका राइट हेमिस्फीयर है ना, वो दुनिया को ना एक होलिस्टिक गेस्टॉल्ट की तरह देखता है। गेस्टॉल्ट का मतलब है होल। वो एक ऐसी परसेप्शन बनाता है कि जिसके अंदर ना हर पार्ट का ना होल के साथ कोई रिलेशन होता है। ठीक है, होल जो है वो पार्ट्स को उनका मीनिंग दे रहा होता है, और जो पार्ट्स हैं वो होल को उनका मीनिंग दे रहे होते हैं। इनकी हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो वो चीज़ों को ना उनके कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से समझता है, और वो बेसिकली ना इंट्यूशंस और फीलिंग्स और इस तरह की ना अफोर्डेंसेस के थ्रू काम कर रहा होता है। तो हम यहाँ पे ना कंसिडर करेंगे कि जो एक राइट हेमिस्फीयर का मोड ऑफ एक्सेस है ना, उसके मुताबिक दुनिया हमें किस तरीके से नज़र आती है, और उसको हम हाइडेगेरियन लेंस से किस तरीके से देख सकते हैं, और क्या जो हमने एक साइंटिफिक ऑन्टोलॉजी बनाई हुई है जिसके अंदर हमने सिंबॉलिक एआई के अंदर ना एक अजम्पशन ली थी कि दुनिया को हम फैक्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, और जो आपकी रीजनिंग है वो बेसिकली प्रोपोजिशंस को मैनिपुलेट करती है और फैक्ट्स के थ्रू ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करवाती है, और उनके ऊपर मैनिपुलेशंस करने के थ्रू फिर वो डिसाइड करती है कि उसने क्या एक्शन लेना है। तो हो सकता है कि ये सिर्फ ना एक बहुत ही लिमिटेड स्लाइस हो इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस इससे एक बहुत वास्ट किस्म की चीज़ हो, जो कि मैंने आपको एक हिंट दिया है ना कि जो आपका परसेप्शन के अंदर जो पीछे एक प्रोसेस चल रहा है ना, रेलिवेंस रिलेशन का, वो असल में ना इंटेलिजेंस की कोर है, और वो अनकॉन्शियसली हो रहा होता है। जो एक सेल्फ कॉन्शियसनेस है ना, वो एक लेट एडिशन है इस लेयर के ऊपर। ठीक है, वो इसके ऊपर राइड करती है, इसके ऊपर डिपेंड करती है, इससे इन सेपरेशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो पिछले वाले एपिसोड के अंदर ना मैंने आपको एक स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के ना एक रिपोर्ट के अंदर से एक कोटेशन से इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके अंदर वो ना हमारी अपनी इंटेलिजेंस को इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड इटसेल्फ। तो इस वाले एपिसोड के अंदर ना हम ये भी समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, हम अपनी हायर ऑर्डर रीजनिंग के अंदर
रिप्रेजेंटेशंस और मॉडल्स बनाते ज़रूर हैं, लेकिन एक तरह से जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर डिफरेंट टास्क होते हैं ना और डिफरेंट स्किल्स होती हैं, तो उनको हम ना एक तरह से एक कॉन्क्रीट एम्बॉडीड वे के अंदर एक ऐसे मोड में एनालाइज करते हैं कि जिसके अंदर ना थिंकिंग अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती। हमने एक अनथिंकिंग तरीके से ना एक सेल्फ की कॉन्शियसनेस के बगैर हम उन टास्क साथ इंगेज कर रहे होते हैं और हम बड़ा इंटेलिजेंट और स्किलफुल वे में उनके साथ डील कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि दुनिया में ना हम एक इंटेलिजेंट और कॉम्पिटेंट वे में एक्ट कर सकते हैं थिंकिंग के एडवेंट से पहले। अभी हमने लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर की बात तो की है, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि बजाय कि हम कोई साइंटिफिक पैराडाइम लेके आए ना, हम लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर की या ब्रेन की या फिज़िक्स की या लॉज ऑफ नेचर की या फिर मेंटल प्रोसेस की या ब्रेन स्टेट्स की बात करें, हम ना एक और वे से इस प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। हम ना यहाँ पे एक ट्रांसेंडेंटल क्रिटिक करेंगे, जिसका ये मतलब है कि हम बेसिकली ना ये जानना चाह रहे हैं कि वो कौन सी ऐसे तजुर्बात हैं या एक्सपीरियंसेस हैं कि जिनकी बना पे ना हम इन सवालों को ना फर्स्ट टाइम उठाते हैं, यानी कि इन सवालों की पॉसिबिलिटी कहाँ से निकलती है। जो एक साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू है ना, जिस तरीके से हमारी परसेप्शन एक साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू के लिहाज से जो है ना आपको ऑब्जेक्ट्स विद स्टेबल प्रॉपर्टीज़ दिखा रही होती है, ये ना हमारे प्राइमोर्डियल एक्सपीरियंसेस के अंदर ना कौन सी ऐसी स्पेशल स्टेट्स के अंदर पॉसिबल होता है। यानी कि हम ऐसा करेंगे कि हम ना फिनोमिनोलॉजी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। फिनोमिनोलॉजी एक इस तरह का एक फील्ड ऑफ स्टडी है कि जिसको ना 4 डिफरेंट फ़िलासफ़र्स के साथ मंसूब किया जाता है, जिनके अंदर ब्रेंटानो, हुसर्ल, हाइडेगर और मर्लो पोंटी शामिल हैं। तो यहाँ पे ना मैं चाहता हूँ कि बजाय कि हम फिनोमिनोलॉजी के अंदर डीप जाके हर थिंकर को स्टडी करें ना, हो सकता है कि मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊँ उन थिंकर्स के ऊपर। आप सिर्फ ना फ़िलहाल ज़हन में ये रखेंगे जो आपके अपने तजुर्बात होते हैं ना, आपकी अपनी कॉन्शियसनेस होती है, तो उसके अंदर ना हम ये चाहते हैं कि हम ना उसको देख के ना उसके अंदर से ना कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट या यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स निकाल सकें, हम ऐसे वो पैटर्न्स निकाल सकें जिनके थ्रू ना आपका कॉन्शियस एक्सपीरियंस स्ट्रक्चर हो रहा होता है। तो इस एनालिसिस में ना हम सिर्फ अपने तजुर्बात को एनालाइज करेंगे, हम बाहर से कोई एजम्पशन नहीं लेके आएंगे, ठीक है। हम बाहर से कोई फ्रेमवर्क या फिर कोई पैराडाइम या फिर कोई साइंटिफिक चीज़ के जो कि एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से हमने लर्न की हुई है, यानी कि जैसे हम फिज़िक्स करते हैं या फिर हम ब्रेन को स्टडी करते हैं, तो उसके अंदर ना हम एक तरह से उस फिनोमेना को ना फ्रॉम द आउटसाइड देख रहे हैं, ठीक है। हम एक थर्ड पर्सन पिक्चर बना रहे हैं उसकी, लेकिन जो कॉन्शियसनेस है ना उसको आप बाहर से नहीं देख सकते, वो उसको आप सिर्फ अंदर से ना एक फ़र्स्ट पर्सन अंदाज में फील। तो हम यहाँ पे ना अपनी परसेप्शन को ना एक फिनोमेनोलॉजिकल तरीके से ना एनालाइज करेंगे, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे और उसके स्ट्रक्चर को ना हम एनालाइज करके ना चेक करेंगे कि उसके अंदर ना ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से हमारे लिए शो अप कर रहे होते हैं। तो जो ट्रांसेंडेंटल क्रिटिक होती है ना, ये बेसिकली कांट से मंसूब की जाती है, लेकिन हम ना थोड़ा सा कांट से भी बियॉन्ड जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि कांट ने ना फिर भी एक अजम्पशन ज़रूर रखी हुई थी कि सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक गैप एग्जिस्ट करता है। तो हम इस वाली अजम्पशन को भी ना कंसिडर ही नहीं करेंगे। हम फिलहाल ना जो एक एक्सटर्नल वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस है ना उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। हम यहाँ पे ना एक हुसर्ल के मेथड को फॉलो करेंगे। तो हुसर्ल के मुताबिक ना हमें फिनोमिनोलॉजी इस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम सबसे पहले ना उसकी डोमेन को लिमिट कर दें, यानी कि ना हम ये डिफ़ाइन कर दें कि हमने ना जो आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर फिनोमेना है ना उनको उसकी अपनी टर्म्स पे समझना है। उसका एक स्लोगन है बड़ा मशहूर, रिटर्न टू द थिंग्स देमसेल्व्स, यानी कि वो जो थिंग्स है ना जो आपकी फिनोमेना है जो कि आपकी अवेयरनेस के अंदर अपीयर हो रहे हैं, वो अपने सेल्फ एविडेंस के ऊपर बेस करके ना अपने ही थ्रू अपने बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, ठीक है। आपने उसके ऊपर कोई इंटरप्रिटेशन इम्पोज नहीं करनी, आपने दुनिया की एग्जिस्टेंस को ना ब्रैकेट कर देना है, यानी कि फ़िलहाल आपने उसको इग्नोर करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि हुसर्ल जो एक सॉलिप्सिस्ट है, यानी कि वो एक्सटर्नल वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस को नहीं मानता, वो एक रियलिस्ट ही है, वो मानता है एक्सटर्नल वर्ल्ड को, लेकिन फ़िलहाल ना वो चाहता है कि अपनी जो है ना एनालिसिस को हम लिमिट करके ना सिर्फ फिनोमेना को ऑब्जर्व करें। हम इन क्वेश्चन से फ़िलहाल बालातर हो जाएं कि वो जो फिनोमेना आपके लिए अपीयर हो रहे हैं वो क्या रियल हैं या इल्यूजरी हैं, मतलब कि वो रियल वर्ल्ड के अंदर ऑब्जेक्टिव रियलिटी में किसी चीज़ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, उसकी एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है, या फिर वो इल्यूजन्स हैं या क्या हैं। ख़ुद तो वो क्योंकि अपीयर हो रहे हैं ना, ख़ुद तो वो एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो इल्यूजन्स हैं कि नहीं है, तो उनका अपना स्ट्रक्चर उनके बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो एक तरह से ना हम डेकार्ट की तरह ना एक ग्राउंड ढूंढ रहे हैं। इसका ये मतलब है कि जिस तरह डेकार्ट ने हर चीज़ को क्वेश्चन किया ना और उसने सवाल उठाया कि मैं किस चीज़ के ऊपर ना फुल दम के साथ यकीन कर सकता हूँ, जिसके ऊपर मैं अपनी फ़िलासफ़ी को ग्राउंड कर सकता हूँ, तो एंड पे पहुँचा थिंकिंग के ऊपर कि थिंकिंग जो है ना वो इम्प्लाई करती है कि एक थिंकिंग सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, कोजिटो एग्जिस्ट करता है कि जो कि थिंकर है। अगर थॉट्स आ रही हैं इसका मतलब है कि थिंकर है थॉट्स का। तो एक तरह से ना उसने थिंकिंग को यूज़ करके ना अपनी एग्जिस्टेंस को इन्फर किया कि मैं एज अ थिंकर एग्जिस्ट करता हूँ। तो जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल क्रिटिक करेंगे ना, उसके अंदर बजाय कि हम थिंकिंग को अपनी बेस बनाएं ना, हम जो फिनोमेना जिस तरीके से आपकी अवेयरनेस के अंदर अपीयर होते हैं ना उसको अपनी बेस बनाएंगे। और यहाँ पे ना आप देखें कि हमारी लैंग्वेज की क्या लिमिटेशन है कि अभी तक ना मैंने आपको हाइडेगरियन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, जिसके अंदर ना एक ऐसी स्टेट एग्जिस्ट करती है, इसे कहते हैं बीइंग इन द वर्ल्ड, कि जिसके अंदर ना सेल्फ और वर्ल्ड की आपस में डिस्टिंक्शन नहीं होती। मैं आपको इस तरीके से फिनोमिनोलॉजी समझा रहा हूँ कि जैसे एक सब्जेक्ट है, उसकी कॉन्शियसनेस है, उसकी चीज़ें अपीयर हो रही हैं और आप उनको एनालाइज कर रहे हैं। तो एक तरह से आप समझेंगे एक तरह से ना ये आपकी एक लैंग्वेज की लिमिटेशन है कि लैंग्वेज का स्ट्रक्चर इस तरह का बना हुआ है कि आप सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स उनके आपस में रिलेशंस और वर्ब्स को इस्तेमाल करके ना कि सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट कर रहे हैं
और डिफरेंट तरीक़ों से जो है ना आप दुनिया को रिप्रेजेंट ही ऐसे करवा रहे हैं, उसको एक तरह से इंटेलिजिबल बनाने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए, उसके बारे में कम्युनिकेट करने के लिए कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर है ना वो आपकी लैंग्वेज में एम्बेड हो चुका है। तो आप एक तरीके से ना जो लैंग्वेज का एक आर्टिफैक्ट है ना उसको इस्तेमाल करके रियलिटी के ऊपर इम्पोज कर रहे हैं कि रियलिटी होती है ऐसी है। तो यहाँ पे बात करते हुए ना अगर मैं ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ ना जिनसे आपको लगे कि जिस तरह मैं एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्प्लिट को अज्यूम कर रहा हूँ, तो ना उसको आप एक लैंग्वेज का आर्टिफैक्ट समझें, ठीक है। क्योंकि बाद में जब मैं हाइडेगर से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा ना तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हाइडेगर ने ना बहुत सारी इस तरह की नई टर्म्स इन्वेंट की हैं कि जो कि एक तरह से ना बहुत ही अजीब सी हैं, जो कि आपको नॉर्मल लैंग्वेज के हिसाब से ना नहीं मिलती। तो कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं क्यों हाइडेगर ने वो टर्म्स इस्तेमाल किए हैं, क्यों नई नई टर्म्स इन्वेंट किए हैं, क्यों उसने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्ड्स हैं उनकी टर्म्स में वो कॉन्सेप्ट नहीं समझाया। तो मैं यहाँ पे जब आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करवाऊंगा ना तो आपको शायद एहसास होगा कि जैसे हमारी लैंग्वेज हमें अक्सर लिमिट करती है इन चीज़ों को समझने के लिए, और हो सकता है वाकई हमें कुछ डिफरेंट वर्ड्स को इन्वेंट करने की ज़रूरत पड़े ताकि हम उनको बेहतर तरीके से समझ सकें। तो चलिए ऐसा करते हैं कि हम ना एक फिनोमेनोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, अपने तजुर्बात को हम ऑब्जर्व करते हैं और हम ना एक स्टेट के बारे में बात करते हैं जिसे ना ह्यूबर्ट ड्राइफस कहते हैं, एब्जॉर्ब कोपिंग। ह्यूबर्ट ड्राइफस के मैंने जिक्र किया था पहले वाले एपिसोड के अंदर, बल्कि लेक्चर 0 के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इन्होंने हाइडेगर के ऊपर ना एक किताब लिखी जिसका नाम था बीइंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये बेसिकली बीइंग इन टाइम की कमेंट्री है और इसके अंदर ना उन्होंने बड़े आसान लफ्ज़ों के अंदर ना प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को इस्तेमाल करके ना उनकी फ़िलासफ़ी को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इनका ना गोफाई क्रिटिक की भी बड़ा काम है कि इन्होंने कुछ पेपर्स लिखे हैं। एक पेपर का नाम है कि वाई हाइडेगेरियन AI फेल्ड एंड हाउ टू मेक इट इवन मोर हाइडेगेरियन, कि जो हाइडेगर की एक रेडिकल इनसाइट थी ना, जिन AI के साइंटिस्ट ने उसको जो है वो एक तरह से समझने की कोशिश किया है ना, दे ऑल्सो फेल शॉर्ट ऑफ द ट्रू इंटरप्रिटेशन। तो इस पेपर को ना मैं शायद एक और वीडियो में ना इन आइसोलेशन डिस्कस करूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि ना जिस तरीके से ह्यूबर्ट ड्राइफस ने अपनी बीइंग इन द वर्ल्ड वाली बुक के अंदर एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया ना, जिसके थ्रू वो एक फिनोमेनोलॉजिकल एनालिसिस करता है, हम उसकी बात कर लें, जो कि है एब्जॉर्ब कोपिंग। तो एब्जॉर्ब कोपिंग को आप इस तरीके से समझें कि अगर आप किसी एक्टिविटी के अंदर एक्सपर्ट है ना, फुल एक्सपर्ट बेशक ना हो बल्कि आपकी एक सफिशेंट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है। जैसे कि आप इमेजिन करें कि आप एक बहुत ज़बरदस्त शेफ़ हैं, या फिर आप एक रॉक क्लाइंबर हैं, आप एक सर्फर हैं, आप एक म्यूजिशियन हैं, या फिर आप कवाली पढ़ते हैं। तो उसके अंदर ना अगर आपकी एक सफिशेंट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ बन जाए ना तो आपकी जो परसेप्शन है ना वो बहुत डिफरेंट तरीक़ों से ना आपकी नॉर्मल परसेप्शन से ना चेंज हो जाती है। आप उसमें इमेजिन करें कि जिस तरह आप ड्राइविंग करना सीख रहे हैं ना, तो शुरू में ना आपको हर चीज़ अजीब लग रही होती है, आपको ना बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स को ना इकट्ठे मैनिपुलेट करना पड़ रहा होता है। लेकिन ना आपने सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए ना आपने अपनी कॉन्शियस थिंकिंग को इस्तेमाल करना है कि किस टाइम पे आपने क्या चीज़ करनी है। वो चीज़ ना अभी तक आपके लिए ऑटोमेटिक नहीं हुई है, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें एक्सपर्ट होते रहते हैं ना तो वही सारे काम जो आप कॉन्शियसली कर रहे थे ना अभी आप ऑटोमेटिक तरीके से कर रहे होते हैं, आप सब चीज़ों को ना फ्लूइडली कर रहे होते हैं। तो एक तरह से ना आप फिर और एक्टिविटीज़ के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, आप किसी से बात भी कर सकते हैं ड्राइविंग करते हुए। आपकी बॉडी एक तरह से ना अनकॉन्शियस तरीके से ना ऑटोमेटिकली ऑपरेट करना शुरू कर देती है। लेकिन ये जो आपकी एक्सपर्टीज़ होती है ना उसको आप रिफ्लेक्स एक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि ना ये बड़े एक डायनामिक लिहाज से ना बड़ी एक कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट वे में जो उस टाइम पे सिचुएशन की डिमांड होती है ना उस लिहाज से सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर रही होती है। यानी कि ये एक इंटेलिजेंट प्रोसेस है, लेकिन ये रीजंस के ऊपर बेस्ड नहीं है। जैसे कि अगर आप इसमें अपने आप को इमेजिन करें ना कि आप ड्राइविंग के अलावा अगर आप बास्केटबॉल फॉर एग्जांपल खेल रहे हैं, आप बास्केटबॉल का प्लेयर हैं, या फिर आप फुटबॉल खेल रहे हैं, तो कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं कि जो कि एक ऐसी फ्लो स्टेट में जाते हैं कि वो उसमें ना बहुत सारे डिफरेंट टास्क कर रहे होते हैं, वो माइक्रो डिसीजंस ले रहे होते हैं, वो बॉल को पास करते हुए, ड्रिबल कराते हुए, उसको जो है ना डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स को पार कराते हुए, डिफरेंट प्लेयर्स के थ्रू गुजारते हुए गोल की तरफ लेके जा रहे होते हैं, हूप की तरफ लेके जा रहे होते हैं। लेकिन अगर उनसे बाद में पूछा जाए ना कि आपने उस टाइम पे वो फैसले क्यों किए थे, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे आपको, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वो चीज़ें एक्सप्लेनेबल नहीं है। वो ना एक तरह से रियल टाइम डायनामिक सिचुएशन के अंदर जो है ना आपके अंदर से खुद निकल रही होती हैं, आपकी बॉडी एक तरह से खुद इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड कर रही होती है। तो इस तरह की सिचुएशंस के अंदर ना मैं चाहता हूँ कि ना आप एक चीज़ पे फोकस करें कि आपके लिए ना पॉसिबिलिटीज़ जो है ना वही बड़े कॉन्क्रीट अंदाज के अंदर ना खुल के सामने आ रही होती हैं। जैसे कि आप इमेजिन करें कि बास्केटबॉल के अंदर ना आप महसूस कर लेते हैं कि एक तरह से ना ओपनिंग कहाँ बन रही है, मैं कहाँ पे बॉल को पास कर सकता हूँ, कहाँ से मैं बॉल को निकाल सकता हूँ, और आपकी बॉडी आपके साथ कोऑपरेट करके ना ऑटोमेटिकली ना उन पॉसिबिलिटीज़ को ना उन सारे के सारे माइक्रो स्टेप्स में डिवाइड करके ना एक बड़े एक कॉम्पिटेंट लिहाज से ना फॉलो थ्रू कर लेती है। आपकी जो एक अपनी लिव्ड सिचुएशन होती है ना उसको अगर आप एक फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से एनालाइज करें तो उसके अंदर ना वो पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए ना एक कॉन्क्रीट लिहाज से ना आपको खींच रही होती हैं। मतलब कि ना उसको मैं कॉन्क्रीट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इमेजिन करें ना कि आप उस एब्जॉर्ब कोपिंग वाली स्टेज के अंदर नहीं हैं, आप ना डिटैच होके ना आप दुनिया को ऑब्जर्व करें और आप कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, आप जो है ना स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप ना अपनी प्लानिंग के दौरान ना डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ कंसिडर करें, लेकिन वो पॉसिबिलिटीज़ जो है ना वो बड़े एब्स्ट्रैक्ट तरीके से ना एक बड़े फॉर्मल तरीके से ना आप सोच रहे हो। लेकिन जो ऐसी लिव्ड सिचुएशंस होती हैं ना उनके अंदर वो पॉसिबिलिटीज़ जो है ना वो एक न्यूट्रल वे में आपके सामने नहीं आती, वो एक तरह से ना आपको खींच रही होती हैं अपने अंदर,
ठीक है, आपकी जो परसेप्शन है ना इस तरीके से स्ट्रक्चर हुई होती है कि वो ना आपको पॉसिबिलिटीज़ ऑफर भी कर रही होती है और एक तरह से ना उन पॉसिबिलिटीज़ के अंदर एक कशिश भी होती है, वो आपको ना लिटरली पुल कर रही होती हैं अपने अंदर। तो उस एब्जॉर्ब कोपिंग की स्टेज के अंदर ना एक तो बात ये होगी कि वो ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, अनकॉन्शियस तरीके से हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो इंटेलिजेंट होता है क्योंकि आप फुली उसमें अलर्ट होते हैं। उसमें जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो आपको एक तरह से खींच के अपने अंदर पुल कर रही होती हैं। तो इन पॉसिबिलिटीज़ को ना आप एक नाम दे सकते हैं, सोलिसिटेशंस या फिर अफोर्डेंसेस। एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था जेम्स गिब्सन। तो उन्होंने ना इन पॉसिबिलिटीज़ को नाम दिया था अफोर्डेंसेस, कि इन्वायरमेंट इस तरीके से आपके लिए सेलियंट हुई होती है कि पॉसिबिलिटीज़ एक कॉन्क्रीट वे में ना आपको खींच रही होती हैं। ठीक है, इस तरह से ना आप एक मंडेन एग्जांपल भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे अगर आप एक कुर्सी को देख रहे हैं ना, तो कुर्सी की आप प्रॉपर्टीज़ को लिस्ट डाउन कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी एक पिक्चर बना सकते हैं। लेकिन अक्सर ना हम एक अनकॉन्शियस तरीके से ना जिस तरीके से कुर्सी को इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारी परसेप्शन के अंदर ना वो एक तरह से ना एक पॉसिबिलिटी आपको दिखा रही होती है कि ये सिटेबल है। हो सकता है कि ना अगर आपसे कोई कहे ना कि कुर्सी को आप डिस्क्राइब करो, कुर्सी कैसी है, तो कुर्सी की आप एक एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ना बना सकते हो, क्योंकि जो आपकी अवेयरनेस है ना उसने जो उसका एक सिटेबल एस्पेक्ट है ना उसको आपके सामने मैनिफेस्ट किया होता है। उसको आप एक डिटैच थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के बजाय ना आप एक लिव्ड रियलिटी के अंदर ना उसको उसके यूज़ के मुताबिक सिर्फ देख रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये वर्ड्स यूज़ करने पड़े कि आपके सामने अपीयर हो रहा होता है, जिस तरह आप कोई डिफरेंट चीज़ें उस प्रोसेस के, आप ये इमेजिन करें कि आप उस प्रोसेस का हिस्सा हैं। जैसे कि इन एब्जॉर्ब कोपिंग वाली स्टेट्स के अंदर ना कि आप बास्केटबॉल के अंदर फुल मशगूल होकर उसके अंदर एब्जॉर्ब होकर इमर्स होकर उसको खेल रहे हैं, या फुटबॉल खेल रहे हैं, या फिर आप जो है वो किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हैं, उसमें आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। तो उसके अंदर आप ये महसूस करते हैं कि एक तरह से ना आप में और आपकी एक्टिविटी में कोई डिस्टेंस नहीं होता। आप उसका ऐसा पार्ट होते हैं कि आपकी सेल्फ कॉन्शियसनेस उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, जो रस्ट कोल बात कर रहा था ना कि सेल्फ एक एल्यूजन है, तो वहाँ पे आपको वाकई ये चीज़ महसूस होती है कि आप उस फ्लो से बाहर निकलते हैं ना, तो आप ये सोच सकते हैं कि शायद मैं दुनिया से सेपरेट हूँ। लेकिन उस वाली स्टेट के अंदर ना आपको ये एहसास नहीं होता, एक तरह से आप फुली उसके अंदर इमर्स्ड होते हैं। ठीक है, आपकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की डिस्टिंक्शन नहीं एग्जिस्ट करती, आप उस एक्टिविटी का पार्ट होते हैं। उसको सेपरेट करना ना एक आर्टिफिशियल प्रोसीजर है। ये बाद में जब आप उसको एनालाइज करेंगे ना इस एक्टिविटी को, तो आप उसको ना एक तरह से डिस्क्राइब ऐसे कर सकते हैं कि आप एक एजेंट हैं और आप इन्वायरमेंट साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसके अपने फर्स्ट पर्सन लिव्ड एक्सपीरियंस के अंदर ना आप उससे सेपरेटेड नहीं होते। तो उसमें फिर ना एक तीसरी चीज़ भी आती है कि जिस तरीके से आप उस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं ना, जो आप टूल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, वो टूल्स एक तरह से ना आपकी बॉडी की एक्सटेंशन बन जाते हैं। जैसे कि अगर एक सर्फर है ना, वो सर्फ बोर्ड के ऊपर है, सर्फिंग कर रहा है, तो वो एक तरह से ना सर्फ बोर्ड को एज एन ऑब्जेक्ट विद प्रॉपर्टीज़ नहीं कंसिडर कर रहा, बल्कि सर्फ बोर्ड के थ्रू जो नीचे वाली वेव्स है ना उनको वो फील कर रहा है। ठीक है, जब गाड़ी में बैठ के आप ड्राइविंग कर रहे हैं ना, तो आप गाड़ी के अंदर जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपके हाथों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, उनको आप शायद उस तरह से फील ना कर रहे हो, बल्कि ना आप उनके थ्रू जो है ना एक तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी इन्वायरमेंट को। वो जो चीज़ है ना आपकी बॉडी की एक तरह से एक्सटेंशन बन जाती हो। जो एक ब्लाइंड मैन चल रहा है ना, तो वो अपनी स्टिक को इस्तेमाल करके ना उसकी टिप के थ्रू जो नीचे वाली रोड है उसको फील कर रहा है। ठीक है, वो एक तरह से ना उसको एज अ मीडियम इस्तेमाल कर रहा है। तो उसकी परसेप्शन के अंदर वो जो ऑब्जेक्ट है ना, उसका जो टूल है जिसको वो इस्तेमाल कर रहा है, वो एज एन ऑब्जेक्ट विद प्रॉपर्टीज़ नहीं है, वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम बन गया उसके लिए, उसके थ्रू वो दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी होती है इस वाले प्रोसेस के अंदर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की डिस्टिंक्शन नहीं होती, और इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो अपने एक्शन ओरिएंटेड प्रॉपर्टीज़ के थ्रू मैनिफेस्ट हो रही होती हैं। उनके एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ना आप उनको एक पोस्ट हॉक तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जब आप उस एक्सपीरियंस में नहीं होंगे ना, आपकी फ़्लो का रब टूट जाएगा, या फिर आप वैसे जो है वो एक डिस्टेंस रख के दुनिया को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। जब आपकी जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है ना उसकी फीलिंग ऑनलाइन होगी, आपको अपना सेल्फ महसूस हो रहा हो कि मैं दुनिया से सेपरेट हूँ, तो उस टाइम पे ना आप एक तरह से ना सोच सकते हैं चीज़ों के बारे में, कि आप एक तरह से ना उनको एज एन ऑब्जेक्ट विद प्रॉपर्टीज़ कंसिडर कर सकते हैं। आपकी जो फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक थिंकिंग है ना वो उस टाइम पे ऑनलाइन होती है। जब आप एक एंगेज्ड एक्टिविटी के अंदर ना, आप एब्जॉर्ब कोपिंग के अंदर है, तो उस टाइम पे ना आप उस तरह से सोच नहीं सकते। ठीक है, आप इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, लेकिन आप उस तरह से ना फिलोसफी नहीं कर सकते उस टाइम पे, आप साइंस नहीं कर सकते। तो एक तरह से ना फिलोसफी और साइंस ने ना इन एक्सपीरियंसेस को ना एक तरह से उस तरह से फॉर्मलाइज़ नहीं किया, उनको स्टडी नहीं किया, क्योंकि एक तरह से जब वो वाली थिंकिंग आपके अंदर आती है ना, उसकी जो पॉसिबिलिटी, एक ट्रांसेंडेंटल पॉसिबिलिटी आपके जहन में खुलती है, तो उस टाइम पे आप उस स्टेट में होते ही नहीं है। आप उस स्टेट को बाद में अपनी मेमोरी से रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उस स्टेट के दौरान नहीं आप फिलोसफी कर सकते। तो एक तरह से ना फिर आपके अंदर एक टेंडेंसी बढ़ती है कि आप जिस तरीके से दुनिया को एक नॉन फ्लो स्टेट के लिहाज से परसीव करते हैं ना, उसी के ऊपर अपनी आप एंटोलॉजी भी बना लें कि दुनिया वाकई ऐसी है। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं फाइनली आपको ना कुछ हाइडेगरियन कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं हैमर की, कि हाइडेगर जिस तरीके से हैमर की एग्जांपल यूज़ करता है ना उस एब्जॉर्ब कोपिंग वाली स्टेज के अंदर, तो वो ना हैमर को इस तरीके से डिस्क्राइब करता है कि जब आप उस एब्जॉर्ब कोपिंग के अंदर हैमर कर रहे होते हैं ना, तो एक तरह से ना हैमर के थ्रू जो है ना आप नेल्स को या जिस भी चीज़ को आप हैमर कर रहे हैं उसको आप फील कर रहे होते हैं। हैमर उस टाइम पर ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि जो उसका एक मोड ऑफ अपीयरेंस है ना आपकी परसेप्शन के अंदर,
वो उस तरह का नहीं होता जिस तरीके से हैमर आपको यूजुअली नज़र आता है, यानी कि एक बड़ा वेल डिफाइंड किस्म का ऑब्जेक्ट है और उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। पॉसिबिलिटीज़ की कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस है ना, जो आपको खींच रही होती हैं उस स्टेट में, इसको ना आप एक और टर्म्स में समझ सकते हैं। आप इमेजिन करें कि ना आप एक इम्प्रोवाइजेशनल म्यूजिशियन है, मतलब कि ना आप लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं या फिर आप स्टूडियो में ना नई नई ट्यून्स को ईजाद कर रहे हैं। तो एक तरह से ना आपने जो भी चीज़ परफॉर्म करनी है ना, उसका आपने रट्टा नहीं मारा हुआ, आपने उसको लर्न नहीं किया हुआ। एक तरह से आप डायनामिकली ना सिचुएशन के साथ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सिचुएशन जो आपसे डिमांड कर रही है ना उसके लिहाज से ना आप ट्यून्स बना रहे हैं। मतलब आपको ना मूड को रीड करके और जो आपके म्यूज़िकल प्रिंसिपल्स ऑफ एस्थेटिक्स हैं उनको एक इंटुइटिव लेवल में समझ के ना आपको एक आइडिया होता है कि मैं इस ट्यून को कहाँ पे खींचूँ, मैं सुर को कहाँ पे लेके जाऊँ। ठीक है, जो कवाली करते हैं ना बड़े बड़े उस्ताद जैसे नुसरत फ़तेह अली ख़ान, उनको इस चीज़ का बड़ा एक डीप लेवल पे एहसास होता है कि मैंने सुर को किस तरीके से खींचना है। ठीक है, तो एक तरह से ना जो वो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ना कि आप सुर को कहाँ पे लेके जा रहे होते हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ ना आपके सामने एक तरह से ना आपकी परसेप्शन के अंदर मौजूद होती हैं, जो कि आपको खींच रही होती हैं, आपको बुला रही होती हैं। तो उनके लिए ना आप एक और कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह जो मर्लो पोंटी है ना फिनोमिनोलॉजी, उनका एक कॉन्सेप्ट है ऑप्टिमल ग्रिप का। तो ऑप्टिमल ग्रिप का ये मतलब है कि हमेशा ना उस वाली स्टेट के अंदर ना आप एक ग्रिप हासिल करना चाह रहे होते हैं सिचुएशन के ऊपर, जिसके अंदर ना कंडीशंस ऑफ इंप्रूवमेंट और कंडीशंस ऑफ डिटेरियोरेशन ना आपको महसूस हो रही होती हैं एक फेल्ट लेवल के ऊपर। आपको कोई एनालिसिस नहीं करना पड़ रहा होता। इस तरह जब आप बाइसिकल चला रहे हैं तो आपको अपना बैलेंस फील हो रहा होता है ना, अगर आप डिविएट करें बैलेंस से तो आपको महसूस होता है कि आपने क्या एक्शन लेके वापस अपने आप को बैलेंस में लेके आना है। तो अगर आप अपनी आंखें बंद भी कर लेंगे तो आपको अपना बैलेंस फील हो रहा होगा। तो उस तरीके से ना जब एक म्यूजिशियन जो है वो सुर को खींच रहा है, इम्प्रोवाइज़ कर रहा है, और उस तरीके से मैं आपको रिकमेंड करूँगा, एक डॉक्यूमेंट्री है, उसका नाम है बीइंग इन द वर्ल्ड। जिस तरीके से ह्यूबर्ट ड्राइफस ने किताब लिखी है ना बीइंग इन द वर्ल्ड, बीइंग इन टाइम के ऊपर, तो उस तरह से वो डॉक्यूमेंट्री भी है जो कि अवेलेबल है यूट्यूब पे। उस पर ना वो दिखाते हैं कि डिफरेंट जो स्किल्ड लोग होते हैं ना, आर्टिसंस होते हैं, इवन के जो वर्कशॉप में काम करते हैं लोग, जैसे कि कारपेंटर हो गया, और एक फ्लेमेंको गिटारिस्ट जो कि एक लाइव परफॉर्मेंस करते हैं। तो उस तरह के लोग ना किस तरीके से ना इंटुइटिवली ना इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर ना जो ऑप्टिमल ग्रिप का कॉन्सेप्ट है ना, वो एक तरह से ना एक फेल्ट किस्म की एक रियलिटी है कि जो कि आपको ना बता रही होती है कि सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए आपने कौन से स्टेप्स लेने हैं और ख़राब करने के लिए कौन से जो है स्टेप्स से आपने अपने आप को वापस लेके आना है। इस तरह से जो एक सर्फर होता है ना, वो भी एक ऑप्टिमल ग्रिप मेंटेन करने की कोशिश कर रहा होता है। एक सर्फर जो है ना वो महसूस कर रहा होता है कि एक वेव्स के ऊपर उनको राइड करने के लिए, बैलेंस मेंटेन करने के लिए उसने किस तरीके से अपने आप को ओरिएंट रखना होता है। यानी कि आपकी परसेप्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो बजाय कि आपको न्यूट्रल वे में नज़र आए ना, वो आपको एज समथिंग टू डू समथिंग विद नज़र आ रहे होते हैं। अगर एक चेयर है ना, तो चेयर इज़ फॉर सिटिंग। ठीक है, जो सिटिंगनेस है ना, कि जो उसकी सिट होने वाली प्रॉपर्टी है, वो उसको आप इस तरह से ना समझें कि जिस तरह एक ऑब्जेक्ट है, आपने डिफरेंट उसके साथ ना प्रेडिकेट्स अटैच कर दिए हैं कि हाँ जी इसकी इतनी डायमेंशंस हैं, ये इस मटेरियल की बनी हुई है और ये सेटेबल भी है। जो उसकी सिटिंगनेस है ना, वो एक तरह से पूरी परसेप्शन को ना स्ट्रक्चर करके चेंज कर देगी आपके लिए। उस तरीके से आप ना उसको देख रहे होंगे, उस लेंस के थ्रू आप उसको देख रहे होंगे। आप एक तरह से ना अपने एक्शंस को ना अपनी परसेप्शन से सेपरेट नहीं कर सकते। जिस तरह आपको बेबी की एग्जांपल दी थी ना पिछले वाले एपिसोड के अंदर, कि बेबी के लिए परसेप्शन के अंदर एक्शंस ऑलरेडी एम्बेडेड होते हैं। उनकी जो एक्शन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं रेलिवेंट वाली, वो एक तरह से परसेप्शन का हिस्सा होती हैं। वो ऑटोमेटिकली वो एक्टिविटीज़ खिंच के कर रहा होता है। एक तरह से उसका कोई गैप एग्जिस्ट नहीं करता कि वो एनालाइज कर सके कि हाँ जी मैं इसको डिटैच होकर देखूँ, इसको उसकी एक्शन रिप्रेजेंटेशंस के अलावा मैं देख सकूँ। वो एक तरह से परसेप्शन एक तरह से ना एक कशिश के थ्रू उसको बुला रही होती है अपने अंदर, तो वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली चला जाता है। जब हम बड़े होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हम एक सेल्फ कॉन्शियसनेस डेवलप करते हैं, जिसके थ्रू ना जो चीज़ें आपके सामने पॉसिबिलिटीज़ आपको अफोर्ड कर रही होती हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि आप आप उनसे सेपरेट होकर भी अपने आप को ना इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेबी के अंदर वो अभी तक सेपरेशन डेवलप नहीं हुई होती। और जब भी हम किसी स्किल्ड या एक्सपर्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो हम उस प्राइमोर्डियल स्टेट में दोबारा से जाते हैं। लेकिन वो जो प्राइमोर्डियल स्टेट होती है वो ज़्यादा एक्सपर्ट होती है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, ज़्यादा डेवलप्ड होती है। अच्छा, यहाँ पे ना आपको एहसास हो रहा होगा कि ये जो एक एब्जॉर्ब कोपिंग वाली स्टेट होती है ना, उसके अंदर बॉडी का कितना ज़्यादा रोल है। ठीक है, कि बॉडी आपकी ऑटोमेटिकली ना रिस्पॉन्ड कर रही होती है। तो जो हाइडिगर है ना, हाइडिगर ने बॉडी के ऊपर इतना काम नहीं किया। उसके कुछ एक दो आइसोलेटेड किस्म के ना रिमार्क्स हैं बॉडी के बारे में। बॉडी के बारे में अगर आपने पढ़ना है ना कि बॉडी असल में एक फिनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से किस तरीके से आपको एड करती है, आप पढ़िए मर्लो पोंटी को, उनकी किताब है द फिनोमेनोलॉजी ऑफ परसेप्शन। उसके अंदर ना मैं आपको एक कोट पढ़ के सुनाता हूँ। उस कोट के मुताबिक ना आप बॉडी को ना फ्रॉम अ लिफ्ट पर्सपेक्टिव समझ सकते हैं कि वो जो मैंने एक ट्रांसपेरेंसी की बात की थी ना, कि टूल्स हमारे लिए ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो एक तरह से बॉडी भी जो है ना वो एक तरह से आपके लिए ट्रांसपेरेंट वे में जो है ना वो अपीयर होती है। तो मर्लो पोंटी कहते हैं कि द बॉडी इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट फॉर एन आई थिंक but a grouping of lived through meanings moving towards equilibrium. The body is not first represented and then used. It is the medium through which the world is already meaningful. Its movement is not mechanical execution but an ongoing reconfiguration of meaning as new solicitations arise. तो इसको ना आप उन टूल्स की ट्रांसपेरेंसी से रिलेट करें कि आप एक तरह से ना बॉडी को एक्सपीरियंस जिस तरीके से कर रहे होते हैं ना, आप एक तरह से ट्रांसपेरेंट वे में ना एज अ मीडियम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ना मैं आपको ना
एक नावल है बाय जॉन पॉल सार्ट, उसका नाम है नौजिया। तो नौजिया के अंदर ना वो कुछ ऐसी स्टेट्स को डिस्क्राइब करता है जिसके अंदर ना वो आपको एक सेंस देता है कि अगर जो आपकी एक नेचुरल परसेप्शन होती है ना, इसके अंदर चीज़ें मीनिंगफुल होती हैं, चीज़ें होलिस्टिकली जो है ना आपको मीनिंग्स के थ्रू परसीव हो रही होती हैं, इस तरह बिन्सवेंगर ने बात की, या फिर आपको जो है वो एक रेडीनेस टू हैंड वाली स्टेट के अंदर एक्सपीरियंस हो रही होती हैं, ट्रांसपेरेंट एक्सपीरियंस हो रही होती हैं, या फिर आप एब्जॉर्ब कोपिंग में होते हैं। अगर ये सारा का सारा सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाए ना, तो बजाय कि आप एक साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव वे में चीज़ों की जो असल ट्रू एसेंस है, जो उनकी एक बेयर एग्जिस्टेंस है, कि जो कि आपकी अपनी सब्जेक्टिविटी से एक तरह से इंडिपेंडेंट है, आप उसके अंदर पहुंच जाए ना, आप एक बहुत ही अजीब सी, एक फ्राइटनिंग सी, हॉरिफिक सी स्टेट में आप चले जाते हैं, जिसमें चीज़ें बहुत ही अनकैनी होती हैं, बहुत ही अजीब सी होती हैं। तो मैं नौजिया के ना आपको कुछ कोट्स पढ़ के सुनाता हूँ। उसके अंदर जो आपका मेन कैरेक्टर है ना, वो एक ब्रेक डाउन एक्सपीरियंस करता है अपनी परसेप्शन के अंदर। तो उन कोट्स से ना आपको एहसास हुआ कि जो मैंने आपको एक मर्लो पॉन्टी के कोट्स इंट्रोड्यूस करवाया, अगर ये चीज़ ना हो ना, अगर बॉडी इस तरीके से ट्रांसपेरेंट ना हो, तो वो आपको कैसे फील होगी। तो एक तरह से ना अपनी बॉडी को इस तरीके से डिस्क्राइब कर, फील माई सेल्फ एग्जिस्ट बिटवीन दीज सॉफ्ट वेट लिप्स, द लिप्स रेड विद पेल ब्लड, थ्रॉबिंग लिप्स yawning, all wet with existence, all wet with clear pus, between the wet sugary lips, weeping like eyes। तो ये आप देख रहे हैं कि बड़ा ना एक लगता है कि इनकोहेरेंट वे में इसने लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली आप इमेजिन करें कि वो अपनी बॉडी को एज अ ट्रांसपेरेंट कॉन्डुइट की तरह नहीं, बल्कि एज अ प्रेजेंट एट हैंड एक एक्सेसिव बेयर रॉ ऑब्जेक्ट विद प्रॉपर्टीज़ की तरह, डिटैच फ्रॉम माई सेल्फ, क्योंकि जो प्रेजेंट एट हैंड होता है उसके अंदर आप इन्वॉल्व नहीं होते ना एक्टिविटी के साथ, आप डिटैच होकर देख रहे होते हैं, आपका सेल्फ ऑनलाइन होता है। तो वो बॉडी को एक तरह से ना अपने बीइंग का हिस्सा नहीं तस्वर कर रहा है यहाँ पे, वो बॉडी को ना इन ऑब्जेक्टिव वे देख रहा है, ठीक है। तो उसको फील हो रहा है कि वो ऑल वेट विद एग्जिस्टेंस, एक बेयर अनकंफर्टेबल किस्म की, एक एक्सेसिव किस्म की प्रेजेंस है उसकी बॉडी की, जिसके अंदर वो अपने लिप्स को और अपने जो है ना डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जो है ना इतने अजीब तरीके से कंसीव कर रहा है, जो कि नेचुरल नहीं है तरीका। अलावा ना वो जो ऑब्जेक्ट्स की ट्रांसपेरेंसी की मैंने बात की थी ना, कि बॉडी के अलावा जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी आप एज सेटेबल या ग्रास्पेबल या ओपनेबल, उनके एक्शंस के लिहाज से उनको ट्रांसपेरेंटली महसूस करते हैं। तो उसके बारे में भी वो बात करता है कि जस्ट नाउ व्हेन आई वाज ऑन द पॉइंट ऑफ कमिंग इनटू माय रूम, आई स्टॉप शॉर्ट बिकॉज आई फेल्ट इन माय हैंड अ कोल्ड ऑब्जेक्ट which attracted my attention by means of a sort of personality. I opened my hand and looked. I was simply holding the doorknob. ठीक है, कि मतलब एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है कि जो कि एक तरह से अपनी प्रेजेंस को इम्पोज कर रहे हैं उसके हाथ के ऊपर, मतलब उसको वो बजाय कि उसके थ्रू फील करे ना दरवाजे को, उसके थ्रू बस दरवाजे में एंटर हो जाए, वो एक तरह से पुश बैक कर रहा है उसकी तरफ, एक्सेसिवली ना प्रोट्रूड कर रहा है। उसके अलावा जो है ना वो एक रूट को देखता है, एक दरख्त को देखता है, उसको वैसे डिस्क्राइब करता है कि आई वॉज अलोन इन द प्रेजेंस ऑफ दैट डार्क एंड ट्विस्टेड मैस, दैट ब्रूट मैस। I no longer remembered that it was a root. The name of the things had vanished, and with them their significance, the uses to which they are put, the faint traces men make on their surfaces to guide them. तो एक तरह से ना उसको एक डार्क और ट्विस्टेड मैस की तरह जो है ना उसकी बेयर एग्जिस्टेंस, जो एक प्रॉपर एक सिग्निफिकेंस का होल होता है जिसके थ्रू आप चीज़ों को अपने अराउंड ऑर्गेनाइज करते हैं, उनसे डिटैच होकर ना उनकी बेयर एग्जिस्टेंस को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है कि उसको नौजिया फील होता है, उसको घिन आती है उन चीज़ों से। तो ये आप देख रहे हैं कि जब ये मोड ब्रेक डाउन होता है ना, तो दुनिया बहुत ही अजीब सी, अनकैनी सी बन जाती है। हो सकता है आपने कभी इस तरह की कोई सिमिलर चीज़ एक्सपीरियंस की हो। मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि जिस वर्ल्ड को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इसमें हम इतने कॉम्पिटेंटली एक्ट कर रहे होते हैं, वो किन प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है। उसके लिए हाइडेगर एक टर्म इस्तेमाल करता है, रेडीनेस एट हैंड का यही मतलब है कि जो टूल है ना वो ट्रांसपेरेंट है, उसके थ्रू आप एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो परसेप्शन में उस तरीके से स्ट्रक्चर नहीं हुआ हुआ जिस तरीके से वो प्रेजेंट एट हैंड में होता है। जो प्रेजेंट एट हैंड है वो एक दूसरी टर्म है कि जो कि तब आप महसूस करते हैं कि जब आप उस एक्टिविटी के अंदर नहीं होते, एक्टिविटी के रब में से बाहर निकलेंगे ना, उसके फ्लो में से आप बाहर निकलेंगे, तो एकदम से ना वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल आपके हैंड के अंदर ना, या फिर आप जिस भी तरीके से उसको फील कर रहे हैं, वो एज एन ऑब्जेक्ट मैनिफेस्ट हो जाएगा, यानी कि एज एन ऑब्जेक्ट विद डेफिनेट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो उससे हम कहते हैं प्रेजेंट एट हैंड। तो अगर आप इमेजिन करें कि आप उस एब्जॉर्ब कोपिंग वाली स्टेज के अंदर हैं, आप उस एक्टिविटी के अंदर इमर्स हुए हुए हैं, या फिर आप कोई टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, और एकदम से ना उस फ्लो का ना एक तरह से रब टूट जाए, उस फ्लो में से आप बाहर निकल जाएँ, तो ना इन कंडीशंस को ना हाइडेगर इस तरह से डिस्क्राइब करता है ना, वो कहता है ब्रेक डाउन। जैसे कि अगर आप हैमर इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको दीवार के अंदर एक लोहा महसूस हुआ है, ठीक है, आपका जो फ्लो था ना उसकी एक्सपेक्टेशन टूट गई है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो नेल्स हैं वो एक तरह से बेंड हो जाएं, या फिर जो आपका हैमर है वो टूट जाए, उसका सर है वो बाहर आ जाए, तो एक तरह से जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ना वो एक तरह से लूज़ हो जाए। तो जो आपका एक फ्लो डेवलप हुआ था ना, उसमें से आप बाहर निकल आएंगे, और आप बजाय कि उसको एज रेडीनेस टू हैंड देखें, आप उसको ना एज प्रेजेंट एट हैंड देखेंगे। तो एक तरह से ना जो आपका एक मोड ऑफ डिस्क्लोजर है ना, जिस तरीके से आपकी परसेप्शन के अंदर दुनिया स्ट्रक्चर हुई होती है, वो एक तरह से ना ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आप एक तरह से ना अपनी सेल्फ को वापस ले आते हैं, आप डिटैच होकर ना उस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं कि हाँ जी क्या मसला हुआ है यहाँ पे। लेकिन जब आप उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं ना और चीज़ें ठीक जा रही होती हैं, तो उस टाइम पे ना आप टूल्स को एज रेडीनेस एट हैंड देख रहे होते हैं।
तो अब आप इमेजिन करें कि ये जो एक आपका इन्वायरमेंट पूरा बनता है ना आपके फर्स्ट पर्सन लिव्ड एक्सपीरियंस के अंदर, जिस तरीके से दुनिया आपके लिए शो अप कर रही होती है, उसके अंदर चीज़ें जो है ना वो आपकी सेलियंस लैंडस्केप के अंदर ना, सेलियंस लैंडस्केप मतलब कि जिस तरीके से परसेप्शन आपके लिए चीज़ों को रेलिवेंट बनाती है, उस तरीके से वो शो अप कर रही होती हैं और आपकी सेल्फ और वर्ल्ड की डिस्टिंक्शन उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस वाली चीज़ को ना हाइडेगर इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, उसे कहते हैं बीइंग इन द वर्ल्ड। तो बीइंग इन द वर्ल्ड का ये मतलब है कि जो उसमें इन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हुआ है ना, इसका फ़िज़िकल मतलब ना लें, इसका मतलब है इन्वॉल्वमेंट, यानी कि इंगेजमेंट, यानी कि आप उस एक्टिविटी के अंदर ना इमर्स हुए हुए हैं। इनका ये मतलब नहीं है कि जिस तरीके से फिजिकली एक ग्लास के अंदर पानी पड़ा हुआ है तो फिजिकली उसके अंदर है, एक तरह से ना आप एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ना उसमें उसने ना जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्प्लिट है ना, उससे निकलने के लिए ना ये वाला वर्ड इस्तेमाल किया। और अगर आप इसको देखें ना स्क्रीन के ऊपर, तो उसमें डैशेस उसने यूज़ की हुई हैं। उसका मतलब है कि एक ही प्राइमोर्डियल फिनोमेना है। इसके अंदर हम वर्ड्स को तो ऐसे जोड़ के इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक बीइंग है कि जो कि वर्ल्ड के अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन असल में आप इसको ना एक प्राइमोर्डियल डायनामिक कपलिंग की तरह इमेजिन करें कि एक ही प्रोसेस है और उसकी ब्रेक डाउन मोड के अंदर ना जो एक सेपरेशन है वो आती है। और वो सेपरेशन जो है ना वो बड़ी स्पेशल किस्म की सर्कमस्टांसिस में आती है। जब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर नॉर्मल एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं ना, इवन कि अगर आप बर्तन भी धो रहे हैं और आप गुम के बर्तन धो रहे हैं, तो एक तरह से ना आपकी जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है ना वो एग्जिस्ट नहीं करती उस स्टेज के। ये जो एक ट्रांजिशन है ना फ्रॉम सेल्फ कॉन्शियसनेस टू एब्जॉर्ब कोपिंग, ये एक तरह से ना एक कंटिन्यूम के ऊपर लाई करता है कि जितना आप एक्सपर्ट होंगे ना, उतना ज़्यादा जो है ना आपका सेल्फ ऑफलाइन होगा। सेल्फ एक ऐसा प्रोसेस है कि जो कि उस टाइम पे उस तरह से स्ट्रक्चरली एग्जिस्ट नहीं करता। इवन कि आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि एक तरह से जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है ना वो मुदाखलत करती है उस एक्टिविटी के अंदर, वो उसको ख़राब करती है। अगर आप सोचना शुरू हो जाए ना कि मैंने कैसे एक्ट करना है, तो इतना टाइम नहीं होता आपके पास रिएक्ट करने के लिए, और सोचने से ना उस एक्टिविटी का रब टूट जाता है। जितना आप एक्सपर्ट होंगे ना उतना आपको काम सोचना पड़ेगा, जो कि बड़ी काउंटर इंटूटिव बात है। और जो हमने एक इंटेलिजेंस का मॉडल बनाया हुआ है ना उसके मुताबिक तो ये बिल्कुल ही अनहोनी सी बात है कि जो आपकी परसेप्शन है ना वो ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर हो रही है। आपका जो एक माइंड और बॉडी का जो एक होल है वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो उन पॉसिबिलिटीज़ में खिंच के जा रहा है, और आपकी कोई सेल्फ और वर्ल्ड की डिस्टिंक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। और रीजनिंग और थिंकिंग तो एक बहुत दूर की बात है जो कि ब्रेक डाउन मोड में आती है। तो ये आप देख रहे हैं कि हमने एक फिनोमिनोलॉजिकल एनालिसिस करके एक ऐसी स्टेट को दरियाफ्त किया है कि जिसके अंदर ना ऑब्जेक्ट्स और दुनिया एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से ना आपके लिए शो अप कर रहे होते हैं। तो अभी तक ना हमने अपने आप को ना 3 हाइडेगरियन कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करवाया है। पहला है रेडीनेस टू हैंड, फिर प्रेजेंट एट हैंड, और फिर बीइंग इन द वर्ल्ड। उसके बाद ना एक और कॉन्सेप्ट भी इसे कहते हैं डाज़ाइन। तो डाज़ाइन की ना एक बड़ी टेक्निकल डेफिनेशन इसे कहते हैं डाज़ाइन इज़ अ बीइंग हुज बीइंग इज़ एन इशू फॉर इटसेल्फ। तो ये फ़िलहाल आपको समझ नहीं आएगी, इसको मैं इस एपिसोड में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन इसकी ना और भी कॉनोटेशंस हैं, ठीक है। इसके एक कॉन्सिडरेशन ऑफ मीनिंग्स है कि जो कि आपस में रिलेटेड है। तो ना फ़िलहाल आप ये देखेंगे जिस तरह एक ह्यूमन का बीइंग इन द वर्ल्ड होता है ना, वो बेसिकली ना डाज़ाइन साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। जो एक जानवरों की अपनी परसेप्शन है ना, उसको हम नहीं कहेंगे कि वो डाज़ाइन है, वो एक ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड है। और वो ना जो जानवरों का बीइंग इन द वर्ल्ड है ना उससे बड़ा डिफरेंट होता है। जिस तरह एक बायोलॉजिस्ट है, उसका नाम है जैकब उग्जेल, तो उसका एक कॉन्सेप्ट है अमवेल्ट का। उसके मुताबिक वो कहता है कि जो परसेप्शन होती है ना, ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि परसेप्शन कभी न्यूट्रल नहीं होती। जिस तरीके से दुनिया आपके लिए शो अप करती है ना, चाहे वो प्रेजेंट एट हैंड मोड के अंदर हो या रेडीनेस एट हैंड मोड के अंदर हो, वो हमेशा आपके अपने पर्पसेस और गोल्स के मुताबिक जो है ना वो स्ट्रक्चर हुई होती है। आप उसको न्यूट्रल वे में पैसिवली रिसीव नहीं कर रहे होते। परसेप्शन का एक बड़ा एक्टिव रोल होता है। तो उस तरीके से जो जानवरों की परसेप्शन होती है ना, जिस तरीके से वो इंटेलिजेंटली बिहेव कर रहे होते हैं, उनकी भी परसेप्शन इस तरीके से स्ट्रक्चर हो रही होती है। उसके अंदर भी वो सिर्फ चीज़ें उनके लिए रेलिवेंट बन के उभर के सामने आ रही होती है जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। वो इंसानों की तरह दुनिया को परसीव नहीं करते। तो जो उनका एक बीइंग इन द वर्ल्ड होता है ना, उससे हम कह सकते हैं कि वो उनका एक अनफेल्ट है, ठीक है। और डिफरेंट जानवरों का ना एक डिफरेंट तरह का अनफेल्ट हो सकता है। ये चीज़ जो है ना, कोई इस तरह की ना एक न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव रियलिटी की ना कोई परसेप्शन नहीं हो सकती कि जो कि ना कम्प्लीटली जो है ना वो आपकी सब्जेक्टिविटी और आपके अपने गोल्स पर्पसेस के साथ इंडिपेंडेंट हो। हर जो ऑर्गेनिज्म है ना वो अपने लिहाज से अपनी इन्वायरमेंट को परसीव करता है। तो जो डाज़ाइन है ना वो फिर भी ना इस जानवरों की परसेप्शन से थोड़ा सा डिफरेंट है, और उसकी जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उनको हम नेक्स्ट वाले एपिसोड में कंसिडर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ना आप इसको इस तरीके से इमेजिन करें कि जो जानवरों की जो एग्जिस्टेंस है ना, उनका जो बीइंग इन द वर्ल्ड है वो बहुत ही इंस्टिंक्चुअल सा है। और उसके अंदर ना उस तरह से ना जिस तरह हमारे लिए नई नई पॉसिबिलिटीज़ आ रही होती है ना, उस तरह से ना उनके लिए वो वाली पॉसिबिलिटीज़ नहीं एग्जिस्ट करती। उनके लिए ना बहुत ही चैनलाइज्ड किस्म के ना फिक्स किस्म की उनकी प्रोग्राम्स होते हैं जिनके थ्रू ना वो दुनिया के साथ रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। तो जो एक जानवरों का अमबिल्ट होता है ना, वो ह्यूमंस की अमबिल्ट से ना बड़ा डिफरेंट होता है। तो इसलिए ना हम जानवरों के अमबिल्ट को हम डाज़ाइन नहीं कहेंगे। तो इस वाले एपिसोड के अंदर हम उसके रीजंस के पीछे तो नहीं जाएंगे कि हम क्यों उसको डाज़ाइन नहीं कह सकते, लेकिन आप ना इसको ऐसे फ़िलहाल इमेजिन करें कि हाइडेगर ने ना उनके वर्ल्ड को बोला है कि जो उनका वर्ल्ड उनके सामने अपीयर होता है ना, जो उनका सेलियंस लैंडस्केप है, जैसे वो हाइडेगर ऐसे भी डिस्क्राइब करता है कि वर्ल्ड इज़ वर्ल्डिंग, ठीक है। जो एक वर्ल्ड है ना बेसिकली वो उसका एक यूनिक किस्म का एक पर्सपेक्टिव है कि जो कि हर क्रीचर का होता है।
तो वो जानवर जो होते हैं वो वर्ल्ड पुअर होते हैं, उनका वर्ल्ड जो है ना उनको उस तरह की डिस्टिंक्ट किस्म की पॉसिबिलिटीज़ नहीं ऑफर करता जिस तरह की वो हमें करता है। हमारा डिज़ाइन वाकई स्पेशल है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि हमने एब्जॉर्ब कोपिंग की बात कर ली, हमने इन हाइडेगरियन टर्म से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा लिया। अब हम ऐसा करते हैं कि ना एक डीपर वे के अंदर ना अपनी उस फिनोमिनोलॉजी को स्टडी करते हैं। अच्छा, इस एब्जॉर्ब कोपिंग वाली स्टेट के अंदर ना जो ह्यूबर्ट ड्राइफस है ना, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो स्टेट होती है ना उसके अंदर कोई आई डू एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे जो थिंकिंग की स्टेट होती है ना उसके अंदर डेकार्ट ने इन्फर किया ना कि अगर थिंकिंग हो रही है इसका मतलब है कोई थिंकर है, यानी उसने एक आई थिंक को कंसीव किया, आई थिंक देयर फॉर आई एम, ठीक है, अपनी एग्जिस्टेंस को थिंकिंग के थ्रू अफर्म किया। तो जो ड्राइफस हैं वो कहते हैं कि जो एब्जॉर्ब कोपिंग वाली स्टेट होती है ना उसके अंदर कोई आई डू नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि आप जब उस स्टेट के अंदर होते हैं ना उस टाइम पे आप उसमें ऐसे एब्जॉर्ब्ड होते हैं कि आप ना कंसीव ही नहीं कर सकते कि आप उससे अपने आप को सेपरेट कर सकें। वो एक्टिविटी जो होती है ना यूनिटरी फिनोमेना होती है। उस वाली स्टेट के लिए ना स्ट्रक्चरली ये चीज़ इंपॉसिबल होती है कि उसके अंदर कोई सेपरेशन एग्जिस्ट कर सके, ठीक है। मैं आपको ये तो बताया कि कंटिन्यूम में लाई करती है, मतलब हो सकता है कि आप बार बार ना उस स्टेट में जाएँ और बाहर निकलें और बीच बीच में ना आपका सेल्फ ऑनलाइन आ जाए, लेकिन इसकी एक कंटिन्यूस स्ट्रीम के अंदर ना आप एक तरह से आई डू को नहीं निकाल। तो अब हम फाइनली बात करते हैं कि ये जो हमने शुरू में एक सवाल उठाया था ना कि हाउ इज़ आर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड इटसेल्फ, तो इसको ना आप एब्जॉर्ब कोपिंग के लिहाज से किस तरीके से समझ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो एक प्राइमरी प्रोसेस है आपका इंटेलिजेंस का, वो बेसिकली आपकी सेलियंस, लैंडस्केपिंग और आपकी परसेप्शन को स्ट्रक्चर करने में लग रहा होता है अनकॉन्शियसली। तो उसके अंदर आप देखते हैं कि जिस तरीके से हर जानवर का एक अपना अमवर्ल्ड होता है ना, तो उस तरीके से जो हर इंसान है ना वो अपनी एक्सपर्टीज़ के लिहाज से ना डिफरेंट प्रॉब्लम डोमेन्स के अंदर ना एक डिफरेंट तरीके से अपनी परसेप्शन को स्ट्रक्चर कर रहा होता है, ठीक है। जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं ना वो टाइम के साथ साथ ना आपकी जो अपनी परसेप्शन की एबिलिटी है ना उसको वो ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। यानी कि जो आपका एक प्रोसेस है ना वो एक स्टैटिक प्रोग्राम नहीं है, वो डायनामिकली ना एक्सपीरियंस के साथ लर्न करके ना वो अपने आप को ना चेंज कर रहा होता है। जिस तरह एक न्यूरल नेटवर्क नहीं होता जो कि एक्सपीरियंसेस गेन करके अपने ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से जो उसको एग्जांपल्स मिल रही होती हैं अपने कनेक्शंस के वेट्स चेंज कर रहा होता है, उसके मुताबिक वो एक अपने पूरे के पूरे एक ग्लोबल किस्म की जो है ना वो एक फीडबैक लूप के थ्रू वो ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है हर दफ़ा। उस तरह से जो आपकी परसेप्शन होती है ना उसकी जो सेलियंस लैंडस्केपिंग है ना वो एक एक्टिव एक्टिविटी ज़रूर है, लेकिन ना वो कुछ प्रायर्स को ना एक्सपीरियंसेस के थ्रू ना सेडिमेंट कर लेती है। सेडिमेंटेशन का मतलब है कि जैसे इसको हम लिटरली लें तो आप एक पहाड़ी की चट्टान को देखते हैं ना, अगर वो सेडिमेंट्री रॉक है तो उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स आपको नज़र आती हैं कि पास में हो सकता है कि वो एक ओशन के बेड पे लाई करता हो और उसके ऊपर सेडिमेंट्स जमते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो आप उनको देख के बता सकते हैं कि इस चट्टान की क्या हिस्ट्री है। तो उस तरह से जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना वो एक तरह से ना अपने जो एक प्रोसेस है ना परसेप्शन के उनको ना वो चेंज करते रहते हैं कि ना जो एक एक्सपर्ट है ना उसको ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही होती हैं अपनी इन्वायरमेंट के अंदर के जो कि ना एक तरह से उसकी अपनी एक्सपर्टीज़ के लिए ना फुली रेलेवेंट होती हैं। हो सकता है कि आपको ना वो पॉसिबिलिटीज़ नज़र ना आए अगर आप उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, तो एक तरह से ना दुनिया की जो एक परसेप्शन है ना वो ऑटोमेटिकली ना ट्रांसफॉर्म होकर एक इंटुइटिव सेंस के अंदर ना उसको डिफरेंट जो है ना वो चीज़ों को बाहर के सामने लेके आ रही होती हैं। इस तरह की चीज़ें वो नोटिस कर रहा होता है कि जो कि एक नॉन एक्सपर्ट पर्सन शायद इग्नोर कर दे। मतलब दुनिया का वे ऑफ अपीयरिंग ही ना बिल्कुल चेंज हुआ होता है। मतलब इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब वो चीज़ें ऑलरेडी बैकग्राउंड में एग्जिस्ट करती हैं और फिर जो है ना उसको पता होता है कि उसने कहाँ पे अपनी अटेंशन लेके जानी है। उसका भी एक रोल है कि आप उसमें एनालिसिस लेके आते हैं कि आप सारे फैक्टर्स को एक रैशनल कैलकुलेटिव अंदाज में कंसिडर करते हैं कि हाँ जी किस चीज़ के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। वो एक अपनी जगह पे चीज़ एग्जिस्ट करती है, लेकिन फ़िलहाल मैं एक प्राइमोर्डियल वे में आपको बता रहा हूँ कि जो परसेप्शन इटसेल्फ है ना उसमें वाकई वो चीज़ें ना ऐसे आपके सामने उभर के आती हैं ना कि आप ऑलरेडी एट होम विद द वर्ल्ड होते हैं। एक हाइडेगरियन टर्म है कि यू आर ऑलरेडी एट होम इन द वर्ल्ड, कि वो चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो आपके परसेप्शन के अंदर फोरग्राउंड हुई होती हैं, ठीक है, बजाय कि वो कंसील हुई हो। इसको आप इमेजिन करें कि आप एक सिटी में नए नए गए हैं ना, तो उसके अंदर ना आप ये देखते हैं कि शुरू में ना आप बड़े डिसोरिएंटेड होते हैं, आपको हर चीज़ अजीब लग रही होती है, चीज़ें आपके लिए सेंस नहीं बना रही होती हैं, आप अपने आप को ओरिएंट नहीं कर पा रहे होते, रास्ते आपको समझ नहीं आ रहे होते, चीज़ें बड़ी कन्फ्यूजिंग और एलियन किस्म की होती हैं। तो होता यह है कि आप ना आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंसेस गेन करके ना बाद में फील करते हैं कि सिटी ना आपके लिए पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया है। मतलब आपको कुछ हफ्ते हुए हैं, महीने हुए हैं, लेकिन आप इमेजिन करते हैं कि पहले जब मैं सिटी में आया था तो उसकी ना फील डिफरेंट थी, उसकी वाइब बिल्कुल अलग थी, आप एक डिफरेंट तरीके से उसको कंसीव कर रहे थे, आप एक ऑब्जेक्टिव न्यूट्रल अंदाज में उसको परसीव नहीं कर रहे, आपकी परसेप्शन ऑटोमेटिकली ना ट्रांसफॉर्म हो गई है। अब आपको ना वो चीज़ें बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में नज़र आती हैं। हो सकता है कि जो सिटी की एक अनकैनीनेस थी ना शुरू में आपको ना वो मज़े की लग रही हो, आपको एक अनफेमिलियरिटी का एक टेस्ट आ रहा हो कि हाँ जी मैं एक नई जगह पे आया हूँ, लेकिन आप ना आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू जाते हैं। अब एक अच्छी चीज़ भी है कि ना आपको सारे रास्ते पता हैं, आपको शॉर्टकट्स का पता है, आपने अपने आप को ओरिएंट किया हुआ है वहाँ पे, ठीक है, आप यू आर ऑलरेडी एट होम इन इट। लेकिन एट द सेम टाइम आपको एक इस तरह का एहसास भी था कि उसकी जो एक नॉवल्टी थी ना उसका एक सरप्राइज़ था जो कि आपको एक तरह से परेशान भी करा था, लेकिन आपको एक तरह से हेल्प भी करा था कि आप एक तरह से फैसिनेट हो रहे थे उससे। वो चीज़ एक तरह से ना ख़त्म हो जाती है। इसमें हुआ ही होता है कि आपकी परसेप्शन पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो आपका जो मॉडल ऑफ द वर्ल्ड है ना वो एक तरह से वर्ल्ड के साथ ना एक डायनामिक कपलिंग में एग्जिस्ट करता है, वो डायनामिकली ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है
और एक तरह से बजाय कि आप एक वर्ल्ड को ऑब्जेक्टिवली परसीव करें, फिर उसके बाद उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालें, उनको रिप्रेजेंटेशंस में कन्वर्ट करें और उसका एक मॉडल बनाएं, मॉडल को मैनिपुलेट करें, डायरेक्टली ना फर्स्ट स्टेप के ऊपर जो आपकी परसेप्शन का जो सीरियस लैंडस्केप है ना, वही ट्रांसफॉर्म हुआ होता है, ठीक है, वही चेंज हुआ होता है, वही चीज़ों को रेलिवेंट बना रहा होता है। तो उस तरह से ना आप एक आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि आपका जो एक मॉडल है ना, वो इतना डायरेक्टली कपल्ड है ना दुनिया के साथ, वो मॉडल असल में है ही नहीं। वो जो दुनिया का अपना वेयर ऑफ अपियरिंग है ना, दुनिया का जो अपना तरीका है अपने आप को मैनिफेस्ट करने का, वही असल में दुनिया है, ठीक है। जो एक वर्ल्ड का वर्ल्डिंग है ना, जिससे हाइडी कहता है कि वर्ल्ड्स आर वर्ल्डिंग, ठीक है, एक बड़ी अजीब सी इसकी टर्म है। तो उसको आप इस तरीके से इमेजिन करें कि दुनिया की अपनी अपेयरेंस, उसका अपना स्ट्रक्चर किस तरीके से वो आ रहा है। ये जो बाकी सारे स्टेप्स हैं ना, रिप्रेजेंटेशन और लॉजिकल एनालिसिस, ये बाद में आते हैं, ठीक है, इनकी बात नहीं हो रही। एक एब्स्ट्रैक्ट थ्योरेटिकल मॉडल की बात नहीं हो रही, एक इस तरह की जो है ना फिक्स्ड किस्म की ना एक आर्किटेक्चर की बात नहीं हो रही। दुनिया की जो अपनी एक प्री कंसेप्चुअल, प्री लिंग्विस्टिक और प्री रैशनल किस्म की एक अपेयरेंस है ना, उसकी जो एक मैनिफेस्टेशन है, वो एक तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, ठीक है, वही चेंज हो रही होती है। शुरू से ही जो है ना आपके लिए वर्ल्ड इंटेलिजिबल होती है, यू आर ऑलरेडी एट होम इन द वर्ल्ड। तो बेसिकली इस सेंस में ना आप कह सकते हैं कि आर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड इटसेल्फ। तो मैंने आपको बताया था ना कि एक वैसे इंप्रेशन बना हुआ है कि हम दुनिया को एक न्यूट्रल सेंसरी क्वालिटीज़ के थ्रू ना एक परसीव करते हैं, जिस तरह हम एक टेबुलर रास्ता है, हम एक फोटोग्राफिक प्लेट है और दुनिया उसके ऊपर इम्पिंज करती है, और फिर उसके बाद हम फिगर आउट करते हैं कि ये जो हम सेंसेस को परसीव कर रहे हैं ना न्यूट्रल वे, इनका मतलब क्या है। तो यहाँ पे मैं मेंशन करूँ कि एक साइकोलॉजिस्ट है बिन्सवेंगर, इनका एक कोट है कि जो कि मैंने एक एपिसोड से लिया है, कि जो कि जॉर्डन पीटरसन की एक सीरीज़ है पर्सनैलिटी के बारे में। तो उसके एपिसोड 12 के अंदर ना वो इस कोट को मेंशन करते हैं, और वो बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप देखें। उसमें बिन्सवेंगर कहते हैं कि व्हाट वी परसीव आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नॉट इंप्रेशंस ऑफ टेस्ट, टोन, स्मेल और टच, नॉट इवन थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स बट मीनिंग्स। तो उसका ये मतलब है कि जो आपकी परसेप्शन है ना, वो बजाय कि मीनिंगलेस कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट वे में सेंसरी मटेरियल को अपने सामने प्रेजेंट करे ना, आपकी परसेप्शन एक होलिस्टिक वे के अंदर ना पहले से ही ना आपको इन द फर्स्ट प्लेस, मतलब जैसे ही आपके सेंसेस खुलते हैं ना थिंकिंग और लॉजिकल एनालिसिस के एडवेंट से पहले, तो एक अनकॉन्शियस वे के अंदर ना आपको शुरू में ही ना दुनिया को एक इंटेलिजिबल मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट करती है, यानी कि आप मीनिंग्स को डायरेक्टली परसीव कर रहे होते हैं। इसके लिए ना हुसर्ल ने एक टर्म इस्तेमाल किया, कैटेगोरिकल इंट्यूशन, जिसका ये मतलब है कि आप ना दुनिया को जो उसकी सेंसरी क्वालिटीज़ है ना ऑब्जेक्ट्स की, उन सेंसरी क्वालिटीज़ को ना उसके ओवरऑल गेस्टोल्टिक मीनिंग से आप सेपरेट नहीं कर सकते। अब इसकी एग्जांपल के लिए मैंने आपको पिछली वाली वीडियो के अंदर एक एग्जांपल दी थी कि मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी कि जिसको आप या फिर एज एन ओल्ड वुमन या फिर एज एन यंग वुमन कंसीव कर सकते हैं। तो ये एक उसका एक ओवरऑल गेस्टोल्टिक सेंस होता है कि आप एज अ होल उसको देख रहे हैं। तो उस तरह से मैं आपको बताऊं कि ना हम दुनिया में चीज़ों को ना एज अ होल देखने में इतने माहिर होते हैं ना कि हमें महसूस नहीं हो रहा होता कि हम दुनिया को ना किस तरीके से स्ट्रक्चर कर रहे हैं। जैसे ना हम फेसेस को आराम से रिकग्नाइज़ कर लेते हैं। जो एक साइकोलॉजिस्ट है ना डैनियल काइनमैन, उनकी भी डेथ हो चुकी है, उनकी बड़ी मज़े की बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। तो उसके लिए ना वो दो सिस्टम्स की बात करते हैं, जो आपका एक स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल रैशनल एनालिसिस है ना, जिसको हम वैसे पहले थिंकिंग कह रहे थे कि जो कि बाद में आता है परसेप्शन के, तो उसे वो कहते हैं सिस्टम 2। और जो आपका एक इमीडिएट परसेप्शन होती है, इसके अंदर आप होल्स को ग्रास्प करते हैं, जो मैंने बताया था कि इयन मैकगिलक्रिस्ट उसको एक राइट हेमिस्फीयर के मोड ऑफ अटेंशन के साथ रिलेट करते हैं, तो उसे वो कहते हैं सिस्टम 1। तो उसके अंदर जब आप एक फेस को देखते हैं ना, तो फेस का ना एक ओवरऑल सेंस आप इमीडिएटली समझ लेते हैं, आपको उसके लिए कोई सोचना नहीं पड़ता, एनालिसिस नहीं करना पड़ता। आप फेस को देख के बता सकते हैं कि ये खूबसूरत है कि नहीं है, ये जो है एंग्री है, सैड है, डिसअपॉइंटेड है, क्या है। उसके लिए आपको कोई एनालिसिस नहीं करना पड़ता, आप उसके मीनिंग को ना डायरेक्टली परसीव करते हैं, जिस तरह बिन्सवेंगर ने कहा है ना कि मीनिंग को आप डायरेक्टली परसीव कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर ना जिनको ना एक बीमारी होती है, उसे कहते हैं फेशियल ब्लाइंडनेस। ब्रैड पिट भी कई दफ़ा बात करता है कि उसको भी कुछ हद तक फेशियल ब्लाइंडनेस है। तो वो चीज़ों को ना होलिस्टिकली ऑब्जर्व नहीं करते, मतलब कि वो ना उसकी नाक, कान, उसकी आँखें, उसके बाल, हर चीज़ों को ना सेपरेटली देख रहे होते हैं, उनको सब चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, लेकिन उनका ब्रेन ना उनको होलिस्टिकली इंटीग्रेट करके ना एज अ होल नहीं कंसीव कर सकता। तो उनको फिर शक्लें याद नहीं रहती, ठीक है, उनको इंप्रेशंस पढ़ने में मसला होता है, क्योंकि वो ना एक तरह से उनको आइसोलेटेड कंसिडर करके ना एक तरह से रैशनली एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ जी, अगर जो आपके लिप्स हैं वो इस तरीके से थोड़े से टेढ़े हों और नाक इस तरह की हो और आंखें इस तरीके से देख रही हों, तो हो सकता है कि ये एंगर हो उसके अंदर या फिर इसके अंदर डिसअपॉइंटमेंट हो, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं परसीव कर सकते उस मीनिंग को, उनको एनालिसिस करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये जो आपकी परसेप्शन है ना, वो मीनिंग्स को आपको डायरेक्टली दिखा रही होती है, क्योंकि वो चीज़ों को एज अ होल स्ट्रक्चर कर रही होती है। कितनी फैसिनेटिंग बात है। और हमारी जो इंटेलिजेंस की जो एक डेफिनेशन, जो कि हमने सिर्फ रैशनैलिटी और लॉजिकल एनालिसिस के साथ एसोसिएट की हुई है, उसका कितना ज़्यादा जो है ना, वो कितनी ज़्यादा लिमिटेड है। जो मेन काम है ना आपकी इंटेलिजेंस का, वो एक तरह से आपकी परसेप्शन को स्ट्रक्चर करने में ही लग जाता है, ठीक है। अब ये जो एक व्यू है ना कि हम चीज़ों को डायरेक्टली परसीव करते हैं, मतलब कि उनके मीनिंग्स को हम डायरेक्टली परसीव करते हैं, कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आती। हालांकि आप देख रहे हैं कि परसेप्शन के अंदर अगर आप परसेप्शन को उसकी अपनी टर्म्स पे लें, एक फिनोमिनोलॉजी के लिहाज से, तो कितनी सेल्फ एविडेंट बात है, ठीक है।
तो जो एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है ना, उसके अंदर हम हमेशा वो वाली एंटिटीज़ को अपनी एक्सप्लेनेटरी यूनिट्स बनाते हैं, यानी कि उनकी टर्म्स में हम एक्सप्लेनेशन को जो है ना वो एक तरह से इनकैप्सुलेट करने की कोशिश करते हैं, कि जो एक तरह से ना फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नॉलेज से आपके पास आई होती हैं। यानी कि अगर आप बात करें ना एक्सपीरियंसेस की, तो आप एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ब्रेन स्टेट्स और न्यूरल एक्टिविटी और लॉज ऑफ फिज़िक्स और ये सब चीज़ें कि जो कि साइंस स्टडी करती है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक तरह से ना जब भी आप सब्जेक्ट को शामिल करते हैं ना अपने एनालिसिस के अंदर, जब आप साइंस में सब्जेक्ट को लेके आते हैं, अब सारी सब्जेक्टिव बातें हैं ना, तो एक तरह से ना साइंस जो है ना वो एक तरह से, क्योंकि उसकी डोमेन जो है ना वो थर्ड पर्सन एनालिसिस है ना, वो थर्ड पर्सन के अंदर बड़ी सक्सेसफुल है। तो वो ना अपनी डोमेन को ओवर रीच करके ना कोशिश करती है कि वो इन फिनोमेना को समझ सके, लेकिन ऑफन इट कैंट मेक हेड्स और टेल्स ऑफ इट। जो एक प्रॉब्लम है ना, इसे कहते हैं द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसके अंदर आपने एक्सप्लेन करना है कि जो एक मैटर का कॉन्सेप्ट है ना साइंस के अंदर, उसके थ्रू आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो एक न्यूरल एक्टिविटी, एक कंप्यूटेशनल प्रोसेस या फिर एक लॉज ऑफ फिज़िक्स के तहत जो एक मैटर इन मोशन का जो एक कॉन्सेप्ट है हमारा, उसके थ्रू ये जो क्वालिया या सब्जेक्टिविटी है या आपका अपना एक्सपीरियंस है, ये कैसे अराइज होता है। आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा गल्फ एग्जिस्ट करता है। ये जो गल्फ है ना, ये डेकार्ट को भी फील हुआ था, इसकी वजह से उसने अपना एक माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म का कॉन्सेप्ट बनाया था कि माइंड और बॉडी जो है वो दो सेपरेट सब्सटेंसेस हैं। तो यहाँ पे मैं ड्यूअलिज्म को तो डिफेंड नहीं करूँगा, ठीक है, मैं एक मोनिस्ट, अपने व्यूज़ के बारे में मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो में बताऊँगा कि मैं किस तरह से मोनिस्ट हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ना एक टेस्ट दे रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम असल में है क्या। अब ये जो वीडियो है ना, ये इट इज़ नॉट अबाउट द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, लेकिन सिर्फ मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मतलब जो लोग साइंस की एंटिटीज़ को एक तरह से ओवर जनरलाइज कर लेते हैं ना, कि वो चाहते हैं कि हम हर चीज़ को उनकी टर्म्स में एक्सप्लेन, तो उनके पास ना कुछ लिमिटेड सी ऑप्शंस बच जाती हैं, या फिर वो ना डेकार्ट की तरह ना एक माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म बना लेते हैं कि दो सब्सटेंसेस हैं जो आपस में बिल्कुल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं और पता नहीं एक मिस्टीरियस वे में आपस में इंटरेक्ट करती हैं। या फिर ना वो डैनियल डेनेट की तरह, डेनेट है ना वो एक फ़िलासफ़र है, उसके मुताबिक जो है ना अगर हमने ब्रेन की कॉग्निशन को स्टडी करना है ना, तो हमने ना ब्रेन को एज अ वंडर टिश्यू नहीं कंसिडर करना। वंडर टिश्यू से उसकी मुराद है कि वो ना इस चीज़ को डिनाई करता है कि ब्रेन जो है वो डायरेक्टली मीनिंग्स को परसीव कर, वो कहता है कि माइंड को ना हमने उसकी ब्रेन स्टेट्स, उसके प्रोसेस, उसके कॉम्पिटिशन्स और एक साइंटिफिकली डिफाइंड एंटिटीज़ के टर्म्स में स्टडी करना है। हमने उसको ना इस तरह से कंसिडर नहीं करना कि जैसे वो डायरेक्टली मीनिंग्स को परसीव कर रहा है। तो एक तरह से ना आप एक ऐसी अप्रोच भी ले सकते हैं डेनेट की कि जिसके अंदर ना आप उन सारी की सारी सब्जेक्टिव एंटिटीज़ को ना एक तरह से इल्यूजरी करार दें, या फिर आप उनको कम्प्लीटली डिनाई कर दें कि हाँ जी क्वालिया एग्जिस्ट नहीं करता, मीनिंग्स एग्जिस्ट नहीं करते। असल में जो चीज़ हो रही है ना वो सारे के सारे वो ऑब्जेक्टिव प्रोसेस हैं कि जो कि आपके ब्रेन में चल रहे हैं, वो न्यूरल एक्टिविटी चल रही है। इस तरह का ना आप एक रिडक्शनिस्टिक व्यू ले लें, या फिर ना आप इस तरह इमेजिन करें कि जो चीज़ आपको फील हो रही है ना उसकी एग्जिस्टेंस है, लेकिन एक तरह से ना उसको आप उन साइंटिफिक एंटिटीज़ की टर्म्स में ना कभी एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। मैं सिर्फ ना आपको एक ले ऑफ द लैंड दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि डिबेट जो है ना वो किन पोल्स के अराउंड रोटेट करती है। यहाँ पे ना इस तरह के साइंसदानों की एक अजम्पशन होती है कि मीनिंग जो है ना उसको अगर हम ऑन इट्स ओन टर्म्स कंसिडर करेंगे ना, फिनोमेनोलॉजिकली कंसिडर करेंगे, तो हो सकता है कि हम ना एक सुपर नेचुरल वे में ना उसको एक इस तरह की एंटिटी तस्वर कर रहे होंगे जो कि एक तरह से मैजिकल है। लेकिन बात असल में यह है कि एक तरह से वो एक लिव्ड रियलिटी है, वो आपके एक्सपीरियंस के अंदर आती है, उसकी अपनी एक एग्जिस्टेंस है। तो उसको हमें मैजिकल कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से आपने अगर अपने एनालिसिस के शुरू में अगर डिसाइड कर लिया कि कौन सी जो एंटिटीज़ हैं उनको आपने साइंटिफिक कंसिडर करना है और कौन सी एंटिटीज़ को नहीं कंसिडर करना, और फिर आप ज़बरदस्ती जो है ना वो ऐसी सब्जेक्टिव चीज़ों को या फिर रिड्यूस करके मटीरियल में कन्वर्ट कर रहे हैं कि जो कि एक इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि यू एंड अप विद दी हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, और या फिर आप उनकी एग्जिस्टेंस को डिनाई कर रहे हैं। तो एक तरह से ना ये एक प्रोजेक्शन ऑफ नेचर है। हाइडेगर इसके बारे में ना कहता है कि जो मैथमेटिक्स है ना उसकी एसेंस ये नहीं है कि मैथमेटिक्स इज़ कैलकुलेशन, उसकी एसेंस है प्रोजेक्शन, कि एक तरह से ना वो एक होराइज़न डिटरमिन कर रहा है कि उस होराइज़न के अंदर जो एक आपकी स्टेबल, क्वान्टिफाइबल, मेजरेबल, नॉन क्वालिटेटिव, कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ और कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उनकी टर्म्स में आपने पूरे के पूरे नेचर को कंसीव करना है। उसके अलावा जो चीज़ें हैं ना एक तरह से आपकी उस होराइज़न के अंदर फिट ही नहीं आ सकती। तो आपने एक होराइज़न पहले से डिफ़ाइन कर दिया है और आपने उसको यूनिवर्सलाइज़ कर दिया है, यानी कि उस होराइज़न के बाहर जो चीज़ है ना उसको आप समझ रहे हैं कि या फिर आपका वो इल्यूजन है, या वो इनकोहेरेंट है, या वो उस होराइज़न के अंदर वाली एंटिटीज़ की टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं हो सकता। होराइज़न आपने पहले से डिटरमिन कर दिया। तो एक तरह से ना उसकी कोड की एसेंस है कि जो एक मैथमेटिक्स जिस तरीके से साइंस में इस्तेमाल की जाती है ना वो एक मेथड है, लेकिन वो मेथड इस तरह का है कि अगर आप एक अनकॉन्शियस तरीके से उसको अपना रहे हैं ना, आप ये अंदाज़ा नहीं कर रहे कि आपने एक होराइज़न डिफ़ाइन किया था और आपका जो एनालिसिस है उसकी पावर ही है कि वो उस होराइज़न के दरमियान में ऑपरेट करे, और आप उसको ना एक अनजस्टिफाइबल तरीके से ना यूनिवर्सलाइज़ कर दें। तो ये शायद ना एक फ़िलोसॉफिकल मिस्टेक है। ये जो एक साइंटिफिक होराइज़न को यूनिवर्सलाइज़ कराने का फिनोमेना है ना, इसे हम कहेंगे साइंटिज़म। अब साइंटिज़म साइंस से डिफरेंट, साइंस आपको डाटा दे रही है ना, वो आपको फोर्स नहीं करती कि आप ये इन्फ्रेंस करें कि आप उसको एक तरह से एक ऑन्टोलॉजी में कन्वर्ट करते हैं।
यानी कि आप ऐसे इमेजिन करें कि दुनिया में जो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उनकी जो एक एसेंस है वो उस तरह से ना उन एंटिटीज़ की टर्म्स में ही एक्सप्रेस हो सकती है, उसके अलावा एक्सप्रेस ही नहीं हो सकती, उसके अलावा कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप ज़बरदस्ती ना एक तरह से उन सारे के सारे फिनोमेना को ना उन साइंटिफिक कैटेगरीज़ के अंदर ना शू हॉर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। शू हॉर्न का मतलब है कि एक ऐसा साइज़ का जूता है कि जो कि आपके पैर पे फिट नहीं आ सकता, लेकिन आप ज़बरदस्ती अपने पैर को उसके अंदर घुसा रहे हैं। यहाँ पे मेरा ये बनता है कि ना इस एपिसोड को एंड करते हुए ना मैं आपको अगले वाले एपिसोड का थोड़ा सा एक टेस्ट भी दे दूँ। और ना यहाँ पे क्योंकि हमने साइंस की इतनी बात की है और साइंस को हमने क्रिटिक किया है, बेसिकली हमने साइंटिज़म को क्रिटिक किया है, क्योंकि साइंस तो एक तरह से एक मेथड है और उस मेथड ने टेक्नोलॉजी के सेंस में हमें काफ़ी फ़ायदा दिया है। तो अगर हम उसको वैसे कंसिडर करें ना, तो मैं आपको ना नेक्स्ट वाले एपिसोड में कुछ इस तरह के पैराडाइम से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, जैसे कि 4E कॉग्निशन, कॉग्निटिव साइंस है ना, उसने एक अपना मॉडल बनाया हुआ है इंटेलिजेंस का, जिसे कहते हैं कि वो इंटेलिजेंस इज़ एम्बॉडीड, एम्बेडेड, इनएक्टेड और एक्सटेंडेड। तो इन टर्म्स में ना हम हाइडेगेरियन कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए एक नया मॉडल बना सकते हैं इंटेलिजेंस का। और क्या हम उस नए मॉडल के ऊपर AI को खड़ा कर सकते हैं? क्या AI की जो एक लिमिटेशंस थी कि जो कि हमने सिम्बॉलिक AI के टर्म्स में देखी और कुछ सिमिलैरिटीज़ देखी अपनी इंटेलिजेंस के साथ डीप लर्निंग वाले फ्रेमवर्क्स या रेलिवेंस रियलाइजेशन या फिर ये जो सारे के सारे हमने कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए हैं, इनको हम किस तरीके से जो है ना नेचुरलाइज़ कर सकते हैं। या नेचुरलाइज़ करने का मतलब है कि साइंस के साथ कंसिस्टेंट बना सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम जिस तरीके से आजकल हमने साइंटिफिक कैटेगरीज बनाई हुई हैं उनके अंदर हम उनको शू हॉर्न करें। हम उन साइंटिफिक कैटेगरीज को ना किस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं ताकि वो एक तरह से एक हाइडेगेरियन या फिर एक लिव्ड एक्सपीरियंस वाली जो हमारी अपनी इंटेलिजेंस होती है ना, जिसके अंदर हम रेलिवेंस रियलाइजेशन कर रहे होते हैं, उसको वो एक तरह से मॉडल कर सके या बना सके। तो नेक्स्ट वाले एपिसोड में ना हम इस तरह के कुछ साइंटिफिक मॉडल्स को अंडरस्टैंड करेंगे, हम 4E कॉग्निशन की बात करेंगे। और दूसरा ना मैं आपको बताऊंगा कि एक तरह से जो एक आइडियलिज़म और रियलिज़म वाली डिबेट है ना, उसको हम किस तरीके से यहाँ पे लेके आ सकते हैं, क्योंकि इससे ना आपको एक सेंस मिलता है कि अगर हम डाज़ाइन की बात कर रहे हैं ना, या फिर हम मोड्स ऑफ डिस्क्लोजर की बात कर रहे हैं कि जो एंटिटीज़ हैं वो एक तरह से कुछ अपने जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपके सामने उभर के फोरग्राउंड करवा देती हैं और कुछ एस्पेक्ट्स को वो कंसील कर लेती हैं और वो मल्टीपल डिफरेंट तरीक़ों से ना अपने आप को डिस्क्लोज़ कर सकती हैं। डाज़ाइन वो साइट है, वो मकाम है कि जिसके ऊपर जो बीइंग्स हैं ना वो अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन उनका जो मोड ऑफ डिस्क्लोजर है वो या प्रेजेंट एट हैंड होगा या रेडीनेस टू हैंड होगा। तो हमने ये देखना है कि ये जो एक फोर ग्राउंडिंग की और कंसीलमेंट की डायनेमिक है ना, कि कुछ एस्पेक्ट्स हिडन है और कुछ एस्पेक्ट्स जो है वो प्रेजेंट हैं, तो इसको आप ना किस तरीके से ना एक हाइडेगेरियन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ के लिहाज से एनालाइज कर सकते हैं। कि हाइडेगर का जो कॉन्सेप्ट है ना ट्रूथ का, उसे कहते हैं एलेथिया, ठीक है। तो एलेथिया जो है ना वो ट्रूथ के बारे में हमें क्या बताता है, ट्रूथ की वैसे कौन सी दूसरी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं और लेटेस्ट फिलोसफर्स इसके बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि इससे आपको सेंस मिलता है कि अगर डाज़ाइन जो है उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स मैनिफेस्ट होते हैं, बीइंग्स मैनिफेस्ट होते हैं, तो क्या वो डाज़ाइन के ऊपर डिपेंडेंट है या डाज़ाइन सिर्फ एक मीडियम है उनकी मैनिफेस्टेशन के लिए, एक ज़रिया है उनकी मैनिफेस्टेशन के लिए। ये ना हो कि हम एक कंप्लीट आइडियलिज्म या एक सॉलिप्सिज्म में ट्रांजिशन कर जाएं, इसके अंदर हम ये इमेजिन करें कि जिस तरह दुनिया में सब्जेक्टिविटी के अलावा कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब सब चीज़ों की एग्जिस्टेंस जो है वो सब्जेक्टिविटी पर डिपेंड करती है। तो उसके लिए मैं आपको रेफ़र करूँगा, एक मैं आपको ग्रैम हार्मन के काम से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि जिनकी एक बुक है, उसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओंटोलॉजी। तो वो ये कहते हैं कि ना अगर हमने हाइडेगर को एक रियलिस्ट बनाना है ना, तो अगर हमने इस तरह के ऑब्जेक्शन से डील करना है कि हो सकता है कि हम ये इमेजिन कर रहे हो कि जो ऑब्जेक्ट्स देमसेल्व्स हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए वो एक तरह से सब्जेक्टिविटी या डाज़ाइन पे डिपेंड करते हैं, तो हमने जो है ना एक तरह से उसको कम्प्लीटली एक नॉन ड्यूअल किस्म की फ़िलासफ़ी में कन्वर्ट करने के लिए ना, या फिर उसको रियलिस्ट बनाने के लिए कि एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर ऑब्जेक्ट्स की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी होती है कि जो कि उसकी मैनिफेस्टेशन के ऊपर या मोड ऑफ डिस्क्लोजर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो हमें ना एक तरह से ये जो उसकी एक डिस्क्लोजर और कंसीलमेंट की डायनामिक है ना, कि कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं वो शो होते हैं और कुछ एस्पेक्ट्स कंसील्ड होते हैं, डिपेंडिंग ऑन के वो किस तरीके से वो अगला आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब डाज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि डाज़ाइन किस तरीके से किस मोड ऑफ डिस्क्लोजर के थ्रू उसको महसूस कर रहा है। तो वो कहता है कि इस वाले कॉन्सेप्ट को ना आप यूनिवर्सलाइज कर दें। आप ये इमेजिन करें कि दुनिया में सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो एक दूसरे को इस तरीके से ना मेजर करते हैं, इस तरीके से वो इंटरेक्ट होते हैं। हर इंटरेक्शन के अंदर ना कुछ एस्पेक्ट्स मैनिफेस्ट होते हैं और बाकी सारे एस्पेक्ट्स कंसील्ड होते हैं, और उस इंटरेक्शन की ना अपनी स्पेसिफिक डायनामिक के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चीज़ रिवील हो रही है और क्या चीज़ कंसील हो रही है। तो ये ना बहुत सारी डिफरेंट डायरेक्शन हैं जहाँ पे हमें सीरीज़ को लेके जा सकते हैं। तो इन सारे सवालों से ना हम अगले वाले एपिसोड में डील करेंगे। फॉर नाउ मुझे इजाज़त दें। होपफुली आपको ये एपिसोड बहुत मुश्किल नहीं लगा होगा और मैंने इसमें काफ़ी तेज़ कॉन्सेप्ट्स को डिस्क्राइब किया है, तो ये मैंने वीडियो को तेज़ नहीं किया, मैं वाकई तेज़ बोल रहा हूँ इसके अंदर, तो उसके लिए माजरत। मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।